नमस्कार दोस्तों। आज जो एमपीपीएससी प्री का पेपर हुआ वो बहुत मॉडरेट पेपर था। हालांकि कोई कहे कि बिल्कुल ही सरल था तो ये बेबुनियादी बात है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि एग्जाम हॉल के अंदर का जो तनाव है वो पेपर को सरल या कठिन कर देता है ना। यहाँ बैठ के कह देना कि मैं कह दूं कि अरे बड़ा सरल पेपर आया, कुछ तो भी पूछ लिया, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। आप सबने जब एग्जाम हॉल के अंदर पेपर दिया होगा तो आपको महसूस होगा कई बार चीजें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं इसमें। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि पेपर आया कहाँ से, जैसे हम लोग चर्चा करते चले आ रहे हैं पहले भी। और उम्मीद है कि आप सबने कहा था कि इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएंगे, तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम उससे काफी क्वेश्चन आ गए। तो करते हैं शुरू। कहाँ से पूछा गया, के नेचर का पूछा गया, ये सब चीजों के ऊपर डिस्कशन हमारा मेन रहे, मतलब उसी के ऊपर हम जो है वो ज्यादा बात करेंगे। अब पहला है, मनुष्यों के गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी का कारण क्या था। कोई जेनेटिक डिजीज इस बार जोड़ा, तो उसने कुछ नहीं करा। जो जेनेटिक डिजीज का जो पहला, मतलब ये ट्राइसोमी वाला है ना, उसको क्या करा उसने, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जेनेटिक डिजीज में जो पहला डिसऑर्डर है ना वही को वही कट पेस्ट कर लिया। जैसे ये देखिए, ये एनसीईआरटी खुला है सामने स्क्रीन के ऊपर, जेनेटिक डिजीज नाम से है। ये हिंदी में नहीं है बुक, है ना। तो अब अगर हम यहाँ पर जाएं, ये मैंने अपने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई थी, मतलब यहीं से पढ़ाया था मैंने भी, एनसीईआरटी से ही। मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ जनरली। तो मैंने बोला भी था कि आप अगर इस ऑर्डर में जो शुरू की बीमारियां हैं वही देखेंगे, तो यहाँ जैसे अपन इसमें जब नीचे जाते हैं ना, फर्स्ट डिजीज यहां से शुरू कर रहा है। देखिए फर्स्ट डिजीज क्या लिखा है, डाउन सिंड्रोम। और ये लिख रहा है डाउन सिंड्रोम में कि इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम का जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम होता है उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी उसमें 3 हो जाता है। तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 47 हो जाता है। इसी कारण इसको 21वें नंबर में चूंकि ये डिसऑर्डर आ रहा है, यानी 3 क्रोमोसोम आ रहा है, इसीलिए इसका नाम हो गया ट्राइसोमी 21। यानी ये आप खुद देखिए, ये 21वें नंबर में एक तो, अभी तो खैर कभी अब आगे मैं आप लोगों के साथ हूँ। अब आप चैनल सब्सक्राइब करने ही लगे हैं और अच्छा देखने लगे हैं, तो अब मैं भी एक, मैंने मिशन बना लिया कि अब आपको अच्छी जगह ले जाने की कोशिश में पूरी करता रहूंगा। तो प्रश्न आपको दिख गया होगा कि अगर हम इस एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हैं तो हमें पहला ही क्वेश्चन यहाँ से जो है वो सीधा सीधा पंच होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर ये फर्स्ट पेज पे ही डला हुआ है। फिर इसके बाद जो है वो कई तरह के और सिंड्रोम्स के ऊपर भी इस एनसीईआरटी की बुक में डिटेल है, पर जो आया वो तो वहीं से पूछा उसने। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यानी ये पहला तो आप सबको जो है वो अगर कहा जाए कि आंसर, एक सेकंड में इसको लगा लूं। पहला आप लोगों को बहुत ज्यादा तो साफ सुथरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है अगर कहा जाए डाउन सिंड्रोम पूछा गया और क्यों जो है वो पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन जो है अगर कहा जाए कि पूछा गया है इसमें नेशनल हेल्थ पॉलिसी का। अभी इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आप लोगों को ये बोला था, हालांकि बहुत लास्ट में 2-3 दिन पहले ही बनाया है, तो मैंने बोला भी था कि जो हेल्थ पॉलिसी है 2017 की, उसके बाद अभी तक कोई हेल्थ पॉलिसी आई नहीं। और अब सरकार जो है वो नई सरकार आई है तो नई हेल्थ पॉलिसी अब लाएगी। तो उस हेल्थ पॉलिसी में जो पैरामीटर्स हैं उनको हमको ध्यान देना पड़ेगा कि किसको कैसे हम आगे काम कर रहे हैं। उसी हेल्थ पॉलिसी में से सिंपल ये 7 जो प्राथमिकता हैं, तो अगर हम यहाँ सिंपल नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ये पेज खोल लें, सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। शुरू में ही, मतलब जब शुरुआत होती है, शुरू के 3 पेज तो ऐसे ही डिस्कशन डिबेट के हैं, उसके अंदर क्या हो रहा क्या करेंगे, फिर उसके बाद शुरू होती है हेल्थ पॉलिसी। तो उसमें लिखा ना, स्वच्छ भारत अभियान, संतुलित गुणकारी आहार, नियमित व्यायाम, तंबाकू, यानी इनके ऊपर हमको काम करना है। तो 3 तो ये जो उसने पूछे वो 3 तो यहाँ है कि भाई स्वच्छ भारत अभियान, निश्चित रूप से उससे हेल्थ सेक्टर को फायदा मिलेगा। निर्भया नारी जो है अगर कहा जाए ये इसी के अंदर रखा गया है। कार्यस्थल पर जो है वो सुरक्षा सुधार, यात्री सुरक्षा, यहाँ पर क्योंकि देखो आज ट्रेनों की दुर्घटनाओं के कारण भी अगर कहा जाए कि समस्या है, तो ये 3 जो दिख रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान, यात्री सुरक्षा, निर्भया नारी, ये इसने क्या करा इस ऑर्डर में यहां से उठाकर जो है वो पेपर में पूछ लिए। 3 आपको दिख रहे होंगे यहाँ, स्वच्छ भारत, यात्री सुरक्षा, निर्भया नारी। और जो अगर कहा जाए कि अन्नपूर्णा वाला जो है वो उसने मतलब अलग से उठा के जो है वो अन्नपूर्णा योजना, तो ऐसे भी अगर आप एनसीईआरटी के, अब अन्नपूर्णा योजना में आपको बता दूं, सिंपल सा है। अगर आप एनसीईआरटी के अंदर फूड सिक्योरिटी, क्योंकि इस बार आपको एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है, मतलब टॉपिक जुड़ा है फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी वाला जो टॉपिक एनसीईआरटी का आप पढ़ोगे ना, उसमें अन्नपूर्णा योजना का पूरा एक आर्टिकल है। फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए स्वतंत्रता के बाद से, इस बार जुड़ा उसमें अन्नपूर्णा योजना है। वो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत पहले से चली आ रही है अन्नपूर्णा योजना, या तो इसलिए जिसने वो योजना अगर पढ़ रखी होगी कि हाँ जो है वो अन्नपूर्णा योजना एक अलग से अलग योजना है, तो अभी 17 में तो हम बात ही नहीं कर सकते उसके।
मैं दिखा भी दूंगा। अभी देखिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझ पड़े कि अगर आपने किसी एक जगह किसी चीज को पढ़ रखा है तो दूसरी जगह तक आंसर देने में आपको जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ध्यान से, ये दिखाने का एक कारण ये भी है कि जो बच्चे मेरे बैच में मुझसे पढ़ रहे हैं उनको भी कम से कम ये मैसेज है कि चीजों को लिंक नहीं करोगे तो नुकसान में रहो। मैंने ये उसी उनके बैच से उठाई है भी बुक ये। तो इसमें यहाँ पर मैंने उनको बताया था कि सरकार ने जो प्रयास किए, ये क्योंकि इस बार नया जुड़ा है आपको फूड सिक्योरिटी, तो इसमें एक पूरी लिस्ट डली है यहाँ पर, ये देखो कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर हमने क्या क्या, तो ये जो है वो अगर कहा जाए यहाँ पर, ये तो पूरा शॉर्ट में लिखा है। अगर आप इसको यहाँ एक एक पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ अन्नपूर्णा स्कीम, यहाँ पर ये लिखा ना, ये इन ईयर 2002 स्पेशल स्कीम वेयर लॉन्च, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना एंड द अन्नपूर्णा स्कीम विद स्पेशल टारगेट ग्रुप्स, ठीक है। ये मैंने उनको पढ़ाया है, आप लोगों को भी पढ़ाया होगा जहां आपने जिन टीचरों से पढ़ा है, क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी जुड़ा है तो अन्नपूर्णा योजना तो पढ़ी ही होगी। तो ये तो क्वेश्चन सबने जो है वो लिंक कर ही दिया होगा, या आंसर तक बच्चे पहुंचेगा, उसमें कोई गलती किसी की हुई नहीं होगी। तीसरा है कि किस दाल के लगातार सेवन करने से प्लेथारिज्म नाम का रोग हो जाता है। ये खेसरी दाल है एग्जैक्टली। ये प्रश्न कई बार एमपीपीएससी पूछ चुकी है अलग अलग एग्जाम, तो किसी का गलत नहीं होगा। इसके पीछे का एक और तर्क है एग्जैक्टली क्या हुआ कि ये स्वतंत्रता के बाद जो है वो ये दाल के ऊपर प्रतिबंध लग गया था 60s के डिकेड, है ना। और फिर इसके बाद सरकार को अभी लगा, मतलब 4-5 साल पहले कोशिश की इसके ऊपर चर्चा हुई कि नहीं इसके ऊपर का बैन हटा दिया जाए, तो 16-17 में इसके बैन को हटाने की भी बहुत कोशिश हुई। तो उससे भी जुड़ा हुआ बाकी ये क्वेश्चन थर्ड जो है खेसरी दाल वाला, मुझे लगता है कि आसानी से सबसे बन ही गया होगा। क्यों बन गया होगा उसका कारण यही है कि चना दाल और मूंग दाल खाने से कोई रोग कभी नहीं सुना, नहीं तो हम खाते ही नहीं तो अगर हम तुक्का भी लगाते तो कहानी तक चले जाते। अगला है वर्ष 2017 में इसरो ने किस सैटेलाइट व्हीकल के द्वारा एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। ये इसीलिए क्योंकि ये हिस्टोरिकल इवेंट है इसरो का। यार इतने सैटेलाइट हम कैसे एक साथ करेंगे। तो अगर हम इसरो की वेबसाइट पर जाएं, ये जैसे देखिए यहाँ पर इसरो जो है, इसरो की वेबसाइट पे मिशंस को क्लासिफाई किया गया अलग अलग तरीके, उसी से क्वेश्चन आए दोनों आमने सामने से। यहाँ जो है स्पेसक्राफ्ट मिशन से उठा लिया मंगल वाला, और ये यहाँ से उठा लिया। तो इसमें अगर हम ये फॉरेन मिशंस की लिस्ट पे जाते हैं, तो आप देखोगे इक्के दुक्के मिशन हम लोग फॉरेन के लॉन्च कर रहे हैं। जैसे 99 में हमने पहला जर्मनी का किया, ठीक है, इक्के दुक्के दिख रहे हैं देखो लिस्ट में जो है वो। लेकिन जैसे ही आप 17 में जाओगे तो ऐसा लगेगा अरे बाप रे, मतलब कि क्या भूचाल आ गया एकदम से। क्योंकि 17 जो है 2017 वो साल था जिस साल जो है वो इसरो ने जबरदस्त जो है वो अगर कहा जाए मिशन जो है लॉन्च किए। देखिए ये आ गया 17, यहां से 17 चल रहा है पूरा नीचे। तो 17 में दो तरह से मिशन लॉन्च किए गए थे। एक किया गया था PSLV-C-27 से, यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि 88 नंबर्स, 8 नंबर, तो यही होगा यहाँ पर अगर कहा जाए। फिर यानी 88 हो गए, और ये जो है अगर कहा जाए 8 हो गए, यानी ये 96 हो गए, 99, फिर जो है वो 101, फिर इस तरह से अगर माने तो ये इस तरह से उसने क्या करा इसरो ने, ये जो है सेटेलाइट्स में जो है वो ऑर्बिट में पहुंचाए थे। तो PSLV-C-20 मतलब बहुत बेसिक। और इसरो ने अपनी अचीवमेंट को मतलब दुनिया भर के लोगों ने कहा यार गजब कर दिया, मतलब इसरो ने एक साथ जो है 104 सेटेलाइट जो है लॉन्च कर दी। तो ये आप गिनोगे भी तो इसमें मिल जाएगा 88 + 8 हो गए, ये जो है अगर कहा जाए 96 हो गए यहाँ पर, 97, और ये दो जो है अगर कहा जाए 98, 99, 100, ये और एक एक ये मिला के और दो ये मिला लो हो गई ये यहाँ पर 104। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा। मार्स ऑर्बिट मिशन वाला भी क्वेश्चन इसरो ने यहीं से पूछा, इसी के बगल वाला, ये देखिए जस्ट इसी में जाएंगे। ये भी एक्चुअल इसरो ने अभी इसको सेलिब्रेट किया। एक्चुअल क्या हुआ है कि जब 2013 में ये लॉन्च किया तो 2023 अभी जस्ट यहाँ अगर कहा जाए 10 साल हुए, तो इसरो ने बताया कि हमने कैसे इसको लॉन्च किया और कैसा ये इंटरप्लैनेटरी मिशन था हमारा। ये पहली लाइन में लिखा है, यहीं से क्वेश्चन उसने कट पेस्ट किया है, ठीक है। ये वर्ड सेम के सेम उठाया है, देखो यहाँ से। मतलब देखो प्रश्न को कट पेस्ट भी करते हैं वो लोग। कट पेस्ट का मतलब है आप देखो इसकी लैंग्वेज देखो, अगर कहा जाए इस लैंग्वेज में देखो यहाँ से ये क्या है। इन विच ईयर इंडिया फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी जो है अगर कहा जाए मिशन ऑफ प्लेनेट मार्स, यहाँ पर यही के ही उसने, ऐसा नहीं बोला कि मार्स मिशन, मॉम मिशन, यहां से अगर कहा जाए इंडिया फर्स्ट यही के ही उठा लिया। तो 5 नवंबर 2013 को हमने इसको लॉन्च किया। 10 साल अभी इसने जो है अगर कहा जाए 13 से 23 में पूरे कर दिए। इसरो ने इसको सेलिब्रेट भी किया, बताया भी कि मिशंस में हमको क्या चैलेंजेस आए, कैसे हमने काम किया, क्या इस मिशन के अचीवमेंट्स हमारे रहे, ये सब बातें इसरो ने इस मिशन में जो है वो हमको बताएं। फिर अगले के ऊपर, यानी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अब आप थोड़ा सा पढ़ने के तरीके में थोड़ा बदलाव करो।
है ना, मतलब पढ़ने के तरीके को बदलोगे तो पेपर सरल हो चाहे कठिन हो आपको पकड़ में आ जाए। ओजोन परत की मोटाई, अब तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, डॉप्सन सबको ही मालूम, कोई ऐसा नहीं है जिसको डॉप्सन नहीं मालूम, क्योंकि डॉप्सन ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये बताने की कोशिश करी कि यार ओजोन में छेद हो रहा है, ओजोन कमजोर पड़ रही है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी चीजों के ऊपर बैन लगाओ बैन लगाओ, लोगों ने सुना नहीं। हालांकि उनके सम्मान में डॉप्सन यूनिट है जिससे हम ओजोन की थिकनेस यानी मोटाई को देखते हैं। और फिर बाद में जो है अगर कहा जाए ये ऐसा देखो, जब कहते हैं ना कि जब घटना घटती है उसके बाद ही हम सो के उठते हैं, तब पता चला कि नहीं यार ये तो जो है वो अगर कहा जाए कि डॉप्सन जो है वो सही कह रहे थे। फिर कनाडा के मॉन्ट्रियल में 1987 में ये सब जो अगर कहा जाए देश बैठे, और फिर जो अगर कहा जाए कि मॉन्ट्रियल जो है वो अगर कहा जाए प्रोटोकॉल पे साइन हुए, फिर 1989 में जो है अगर कहा जाए कि उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू कर दिया है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद जो है वो ओजोन डिप्लेशन की कहानी जो है वो दुनिया के सामने आई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे बैन लगा दी गई। अब आपको मैं एक और चीज बता दूं करंट से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब देखो, पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक तो हाँ कि हाँ ये तो हमको डॉप्सन याद था, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको मैं करंट से भी लिंक कर देता हूँ। एक्चुअल जो कनाडा का मतलब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 1989 में जब उसको मतलब लागू कर दिया गया, तो उसके बाद धीरे धीरे ये मुद्दा उठने लगा कि नहीं जो है अगर कहा जाए सीएफसी के अलावा भी गैसें हैं जो ओजोन डिप्लेशन के लिए जो उत्तरदायी हैं, जैसे एचएफसी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तब जो है अगर कहा जाए एक और जो है अगर कहा जाए कि प्रोटोकॉल साइन हुआ जिसको कहते हैं किगाली प्रोटोकॉल। और किगाली प्रोटोकॉल पे शुरू में हमने जो है वो अगर कहा जाए उसे स्वीकार नहीं किया, मतलब अब हम किगाली प्रोटोकॉल पे अगर आप यहाँ पर ऐसे सिंपल टाइप कर लें, कीवर्ड टाइप कर लें, मतलब आपको खुद ही यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड, एक मिनट, अब जो मिशन हो गए ना इनको अपन बंद कर दें साथ में। यहाँ अगर एक हम सिंपल कीवर्ड टाइप कर लें, यहाँ किगाली प्रोटोकॉल एंड इंडिया आ जाए, और इसके आगे अपन पीआईवी कर दें, है ना, क्योंकि प्रेस रिलीज देखना पड़ेगी कि सरकार ने कदम उठाए तो कब उठाए। आपको टाइम जरूर लगेगा इस पेपर में, लेकिन आपको आने वाले समय के लिए ये चीज समझ पड़ेगी। तो अभी जैसे ये 2021 का पेपर आपको दिख रहा है, अब ये एक्चुअल क्या है अभी का ही है टेक्निकली, कि हम कब इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये आपको दिख रहा है कि भाई जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद किगाली है, उसमें हमने जो है वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के ऊपर इंडिया ने भी कह दिया कि हम ऑर्डर बाय ऑर्डर, मतलब एकदम से तो नहीं कर पाए, हम स्टेज बाय स्टेज इसके ऊपर काम करेंगे। और स्टेज वाइज स्टेज में आपको दिख रहा होगा कि जैसे पहला हम 2023-24 में करेंगे, इसीलिए भी ये जो है अगर कहा जाए चर्चा में है। तो ऐसे भी ओजोन डिप्लेशन डॉप्सन ऑलरेडी अभी चर्चा में भी है। तो उस नजरिए से भी अगर आप देखोगे तो आंसर तक जो है वो जा सकते थे, यहाँ यानी ये समझ पड़ गया होगा कि डॉप्सन क्यों है। फिर मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कोशिकाएं, सर्वाइकल जी, ये जो है मुझे तो प्रॉब्लम है, तो मेरी क्लास में तो जो बच्चा पढ़ता है उसने 1 सेकंड में लगाया होगा, क्योंकि अभी एग्जाम के 20 एक दिन पहले मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा यार मुझे C3 में थोड़ी सी दिक्कत आती है हल्की सी। तो ये C1 C2 में बच्चों को बता रहा था कि C1 C2 C3 से लेकर C7 तक। लेकिन उन बच्चों को, और आपको ये भी पता होगा कि एनसीईआरटी से भी कट पेस्ट है। एनसीईआरटी में जब हम पिछले साल का भी क्वेश्चन देखें इस साल का भी देखें, तो एक ही जगह से उन्होंने क्वेश्चन उठाया, ये एनसीईआरटी की बुक खुली, इसमें उसने क्या करा है कि जो हमारी सर्वाइकल है ना उसको क्लासिफाई किया। तो पहला हिस्सा ग्रीवा से ही किया, 7 यानी सर्वाइकल में 7 हड्डी, फिर उसके बाद बख्शिए कटी, ये इस तरह से नीचे की ओर गया। ये एनसीईआरटी बुक के अंदर है, आप देखेंगे जस्ट पिछली साल भी इसी से वर्ड टू वर्ड कट पेस्ट जो है वो क्वेश्चन जो है वो आया था पिछली साल। ठीक है, बस पिछली साल जो अगर कहा जाए कि बॉन्ड वाला नहीं आया था, पिछली बार जो अगर कहा जाए कि ऊपर से ये यहाँ से क्वेश्चन जो है वो मेरे हिसाब से पूछा था, मुझे अब क्वेश्चन ही भूल गया मैं यहाँ पर वो मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से वो एनसीईआरटी को भी फॉलो करते हैं। और पेपर वो क्या, सभी एग्जाम्स वाले एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, बस अप्रोच अपने को पकड़ में आना चाहिए कि यार कैसा क्वेश्चन जो है वो पंच कर रहा है, कहाँ से जो है वो पढ़ रहा है। अब याद करो, ये संधि के जोड़ देख लो, पिछले साल का एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा लेना, यहाँ से ये वाला और ये वाला, एक सेकंड, ये आपको खुद लग जाएगा कि हाँ सर ये तो कट पेस्ट आ गया। यानी ये जो है अगर कहा जाए कि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, याद करो, याद, यानी इससे जो पूछा था। तो ये तो हमको ये समझ पड़ा कि अभी जो हमारे जो क्वेश्चंस थे इनमें ऑलमोस्ट जो है अगर कहा जाए तो ये बेसिक बात आ गई। वो मंगल ग्रह वाला मैंने इसलिए पहले ही बता दिया, 7वां क्वेश्चन, कि मंगल ग्रह भी इसरो का जो है वो 10 साल मिशन को हो गए, तो ये भी एक प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो गया। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पेज में क्या क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और उम्मीद है सबसे बन गया होगा।
उसका कारण ही ये था कि जब भारत में एनवायरमेंटल लॉ बनने की शुरुआत हुई, खासकर पॉल्यूशन के लिए जब बात हुई, तो उसमें पहला जल प्रदूषण। जैसे मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, मैंने बताया देखो जैसे हम गांव में जाएं, तो अगर हम 100 साल पहले गांव में जाते थे, तो वहां कोई वायु प्रदूषण नहीं था गांव के अंदर, कि कोई बहुत बड़ी गाड़ियां चल रही हो, पेट्रोल डीजल के व्हीकल चल रहे हो, तो वायु प्रदूषण नहीं था। लेकिन 100 साल पहले भी गांव के अंदर जल प्रदूषण था, पानी का प्रदूषण था। हो सकता है कि गांव के अंदर फ्लोराइड वाटर, हो सकता है कि गांव में जिस नदी से पानी हम भर के लेके आ रहे हैं वहां मवेशी अगर कोई मर जाए तो उससे प्रदूषण फैल जाए। यानी जल प्रदूषण एक समस्या शुरू से रही भारत में, आज से नहीं। आज सोचो, ब्रिटिश इंडिया के दौरान हैजा फैलता था, ठीक है, फैलता था, ना जाने कितने लोग, लाखों लोग जो है वो, अगर कहा जाए कोलेरा या हैजा के कारण जो है वो मारे जाते थे। तो जब भारत में प्रदूषण के ऊपर कानून बनना शुरू, तो पहला कानून जल प्रदूषण का ही बना, फिर उसके बाद वायु प्रदूषण। और उसी कानून के तहत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया। ये आईएएस में भी आया था क्वेश्चन, कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टेट्यूटरी बॉडी है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्वेश्चन आईएएस में पूछा। तो जब भी आप, अगर आप जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर जाओगे और इसका अबाउट अस पढ़ोगे यहां से, उसमें पहला एक्ट यही लिखा मिलेगा, ये लिखा हुआ, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉन्स्टिट्यूट इन सितंबर 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट। पहला बन गया। यानी हमको ये तो दिमाग चल रहा, मतलब मैं कहूं कि वैदिक काल में पानी प्रदूषित नहीं होगा, अरे तब भी प्रदूषित रहा होगा ना। पानी के अंदर तो खनिजों से भी पानी प्रदूषित हो जाता है, कहीं मिनी मार्टर डिजीज हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। फिर जो है अगर कहा जाए सरकार को, अब प्रदूषण पे पहला लॉ तो बन ही गया था। फिर सरकार का दिमाग चला कि नहीं यार, शहरों में भी तो प्रदूषण हो रहा है, तो शहरों में एयर पॉल्यूशन का इश्यू था। फिर जो है वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसको एक और एक्ट से जो लिंक किया गया, और 1981 में बना एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट। तो उसका आंसर तो आपको जो है वो क्लियर अब समझ पड़ गया होगा। यानी मैंने तो ये ऐसे ही पढ़ाया, आप मतलब आपने भी ऐसे ही पढ़ा होगा, जिन भी टीचर से पढ़ा होगा, कि प्रदूषण के नियमों में पहला जल प्रदूषण को क्यों बनाया गया, क्योंकि जल का प्रदूषण हमेशा रहा, अभी बारिश में पानी में जल प्रदूषण ही होगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 129 जो है वो क्रम से दर्शाते हैं, जो अगर कहा, अब बेसिक जो अगर कहा जाए कि अभी 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे में हम बात कर रहे थे, और उसमें हम एसडीजी इंडिया इंडेक्स में मध्य प्रदेश की रैंकिंग की बात कर रहे थे। तो मुझे याद है कि मैंने आपको बताया था कि 9th नंबर में रैंकिंग सबसे अच्छी है। देखिएगा अभी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए इस पेपर के अंदर। मुझे अंदर से अच्छा लगा कि बच्चों को कम से कम जो उन्होंने मतलब सोच के, फेथ के साथ मुझे देखा। नहीं तो कई बच्चों को लगता है ना यार, 2 दिन पहले अन्य से 2 घंटे का वीडियो देख लिया बंदे का, कुछ नहीं आया, तो कम से कम मुझे संतुष्टि हो गई कि हाँ चलो क्वेश्चन उसमें से आ गए। अभी बताऊंगा अभी कौन कौन से ये भी आया है, क्योंकि उसमें मैं ये उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा बोल रहा हूँ SDG 9, मैंने उसमें बोला भी था कि यार इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अच्छा कर रहे हैं मध्य प्रदेश, मतलब यहाँ पर। तो क्रम में अगर हम इससे लगाते तो हम आंसर तक चले जाते। ठीक है, यहाँ पर SDG 1 में नो पॉवर्टी यहाँ पर। तो अगर टेक्निकली जैसे अगर कहा जाए कि हम इसको मतलब समझें, जैसे SDG इंडिया इंडेक्स को समझें, तो उसमें भी ये बात है। प्लस अगर कहा जाए कि हम नॉर्मली अगर बुनियादी चीजों से भी अगर हम देखें, तब भी हम आंसर तक जो है वो जा सकते थे, क्योंकि जब भी आप, मुझे इतना तो विश्वास है कि ज्यादातर बच्चों ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके पूरे जो है गोल जो है वो तैयार कर लिए होंगे, इतना इतना मुझे मतलब विश्वास है पूरा के पूरा। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट का कहीं कोई जो है वो गलत गया होगा, क्योंकि उसमें कंपोजिट में मैंने बताया था कि 62 अंकों के साथ मध्य प्रदेश जो है वो 17वें रैंक के ऊपर है। ये मैंने उसमें बताया भी था कि किस रैंकिंग में हम कहाँ क्या जो है अगर कहा जाए परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उसमें हम कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाए यहाँ। फिर तीसरा है, एक जलीय परितंत्र में के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का कवक, जीवाणु और फ्लैजेटस जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपने एमपीपीएससी का मेंस दिया हो तो तालाब का परितंत्र मेंस में पूछा जा चुका है, पुराने पेपर उठाओगे 4-5 साल पहले का आ चुका है। अब रही बात कहाँ से, तो ये कीवर्ड देखो, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ आपसे। अगर आपने आपके सिलेबस के कीवर्ड को रीड कर लिया ना, तो आप जो है वो अगर कहा जाए एग्जाम में तैर के निकल जाओगे। जैसे यहाँ पर कीवर्ड है ये जो पारिस्थितिकी तंत्र इस साल जो है वो जुड़ा है। अगर मैं यहाँ पर आपको सिंपल, ये देखिए मैं आपको खोल रहा हूँ ये एनसीईआरटी की बुक, इकोसिस्टम है ना, यही आपके सिलेबस में परितंत्र है ना, इंग्लिश में, इसी को हम कहेंगे। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे जलीय वाले में ही चले जाऊँ, ठीक है, परिस्थिति तंत्र के अंदर, यहाँ ये धीरे धीरे मैं ले जा रहा हूँ आपको, जो प्रश्न उसने जहां से उठाया वो यहाँ पर लिख रहा है। ये जलीय परितंत्र के गुणधर्म पूरा पहले ही पेज पे लिख रहा है।
और पहले ही पेज में से उसने क्वेश्चन जो है वो पंच कर लिया। तो पहले पेज पर लिख रहा है कि अपघटक जलीय परितंत्र में अपघटक के उदाहरण कवक, जीवाणु हैं जो विशेष रूप से तालाब की तली में प्रचुरता से पाए जाते हैं। सेम कट पेस्ट है, सेम, मतलब कुछ दिख तो नहीं रहा कि हाँ यार ये, अरे अच्छा यहीं से उठा लिया, यहाँ पर अगर कहा जाए तो मैं तो कोई चीज हाइड एंड सीक वाला लफड़ा नहीं है, जो है आपको दिखना चाहिए। तो आप आसानी से अपघटक तक जो है वो जा सकते थे। और चलो ना पढ़ी हम तो एनसीईआरटी, अरे यार सबको मालूम है कि बैक्टीरिया डिकम्पोजर होते हैं। अगर आज आप एक आम खा के 2 दिन 4 दिन के लिए घर के बाहर पटक दोगे तो सड़ के जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिकम्पोस्ट करना उनका काम, मतलब वो तो मेन जो है वो डिकम्पोस्ट है। और कवक भी डिकम्पोस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो तो जो है अगर कहा जाए कि दूसरों के ऊपर जो है वो जीवित ही रहते हैं। तो ये मतलब अपघटन जो है अगर कहा जाए मतलब का काम जो है वो अगर कहा जाए किया जाता है, क्या करेंगे वो अपघटक का काम करेंगे। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों संघर्षों की स्थिति में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की थी? ठीक है, इसमें कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, पर 100% जो है वो मद्रास बनाम जो है चंपकम दोराई राजन केस था। ये पहला केस था जिसमें जब स्टेट ने रिजर्वेशन दिया। ठीक है, एक मेडिकल, मतलब अब वो तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो में, अगर मैं स्टोरी सुनाऊंगा कभी होगा तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट केस आप लोगों को करा दूंगा समय निकलेगा तो। उसमें जब स्टेट ने दिया तो फिर जो है वो मद्रास कोर्ट में जब ये गया, यहाँ पर अगर कहा जाए, उसके बाद जब ये केस जो है वो आगे गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, डीपीएसपी जो है उसके ऊपर है, जो है अगर कहा जाए फंडामेंटल राइट, तो आप फंडामेंटल राइट को महत्व दो, डीपीएसपी को ना दो। किसी भी परिस्थिति में डीपीएसपी अंदर होंगे। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। दूसरा है दो दो ये 12वां, ये बहुत बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और अभी आप लोगों ने अगर ये चर्चा सुनी होगी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन, सॉरी इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर दिया तो मुद्दा उठा। बहुत सारे क्वेश्चन तो अभी चर्चाओं के पूछे। तो पहले ही गलत है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले के निर्णय विधि अरे विधि आयोग क्यों करेगा यार? विधि आयोग के लिए क्या 5 साल वेट करेंगे कि अगला विधि आयोग बनेगा वो डिसीजन देखेगा इसका? ठीक है, विधि आयोग तो खुद एडवाइजरी बॉडी है। आप खुद सोचो, आयोग हमेशा एडवाइजरी बॉडी होते हैं, है ना, वो कोई डिसीजन थोड़ी सा ले सकते हैं कि आयोग कोई डिसीजन ले लेगा। तो अगर आप बेसिक अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को फॉलो करो, ये लिखे हुए व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलग अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये जो है अगर कहा जाए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इसको अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को देखो, इसी में से उठाया उसने। 6 ईयर वाला भी इसी में से उठाया कि 6 ईयर वो तो कॉमन है, सबको कुछ गलत नहीं होगा, ये भी किसी का गलत नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि बच्चा दिमाग लगा गया होगा कि यार हाँ विधि आयोग वाला जो है वो नहीं होगा। अब इसमें है क्या, मतलब ये क्या कहता है, तो इसको अगर हम देखें तो दो जगह देख सकते हैं। एक तो पहला, हम खुद जो है वो इसी इसी वेबसाइट पर देख लेते हैं, यहाँ पर इसी पे मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ से पढ़ें, एक तो वो 6 ईयर और 65 ईयर वाला तो कॉमन है, वो तो सबसे बन ही गया होगा बाकी ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ मतलब इसमें एक सेकेंड रुके ना, ऊपर से नीचे अपन धीरे धीरे जाएं। किसी एक जगह इसमें लिखा नहीं, यहाँ नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन रूल बुक जो है, नियमावली है, उसमें भी 10 नंबर के रूल में भी ये बात लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है। Subject of the provision of the subsection 2, Chief Election Commissioner and other election commissioner differ in opinion on any matter. Such matter shall be decided by according to the opinion of majority. अगर तीन है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लग रहा है कि नहीं मैं इस चीज को एग्री नहीं करता, मतलब अभी डेट मेरे हिसाब से मई में होना था चुनाव, जून में रिजल्ट नहीं आना था, ऐसा कोई भी हो रहा उनके बीच, तो तीन में से दो, क्योंकि इसलिए मल्टी मेंबर बने, तीन में से जो ये दो कर देंगे थे, उस आधार पर निर्णय लिया गया। तो अभी तो यही आया कि यार एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर दिया, तो इनकेस अगर कहा जाए डिस्प्यूट हो गया, कोई बात हो गई, तो फिर डिसीजन कैसे होगा, तब क्या होगा ना, वो एक मुद्दा जो है वो छाया रहा। तो उस समय भी चर्चा में, इसके बाद वाला भी उसी समय चर्चा में, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब चर्चा में रहे, है ना। तो ये तो आपको कथन सही नहीं, ये आसानी से आप एक साथ जो है अगर कहा जाए पहुंच गए। संविधान के संशोधन में कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता है, अब की बार 400 पार। हम 400 पार कर देंगे, यानी कितने लोगों ने जो है भ्रम फैलाया 400 पार हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, संविधान में संशोधन कर देंगे। ठीक है, आधे राज्यों में तो उनकी सरकारें, बीजेपी की सरकार ऐसे ही है। अब उसको जो है अगर कहा जाए 2/3 बहुमत चाहिए संसद में, अगर 2/3 वहां मिल गया, आधे राज्य हैं, तो संविधान के अंदर ना जाने कितने परिवर्तन किए जाएंगे, इतना भ्रमकता फैलाई कि आप सोचेंगे। लेकिन उस भ्रमकता से कहीं आपने ये नहीं सोचा कि राज्यों का कैसे होता है।
इसका आंसर है एक तो 279A। ये क्यों है? क्योंकि अगर आपने थोड़ा, ये वो बच्चों से हो गया अगर जिन्होंने मेरा टैक्सेशन वाला इसी के ऊपर ऐप के यूट्यूब पे टैक्सेशन का मैंने क्लास का वो डाला था, उसमें मैंने पढ़ा है जीएसटी काउंसिल बताइए। जीएसटी काउंसिल जब बनाएगी 279(1) में जीएसटी काउंसिल का प्रोविजन है। अगर आप यहाँ पर जाएं, मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये है जीएसटी काउंसिल। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बकायदा हमने अमेंड किया, ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट के तहत हमारे पास एक जीएसटी काउंसिल आई। जीएसटी काउंसिल बहुत कॉमन वर्ड ही, सबको पता ही होगी। अब जीएसटी काउंसिल के लिए हमको क्या करना पड़ा? 7 शेड्यूल में यानी 7वीं अनुसूची में बदलाव करना पड़ा, तब तो इंसर्ट हुई इसके अंदर, नहीं तो कैसे आएगी? और 7 शेड्यूल में कोई भी चेंज करना है आपको तो राज्यों की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। तो इसीलिए जब हम यहाँ जीएसटी काउंसिल का 279 पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है 279, तो ये लिखा हुआ है कि आफ्टर द आर्टिकल 217, इसमें अमेंड किया है ना, तो इंसर्ट किया है नया आर्टिकल। इससे जो है अगर कहा जाए तो द प्रेसिडेंट शेल विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ, ठीक, मतलब इतना हमको नहीं, मतलब एक सरल भाषा में कि भैया 60 दिन के अंदर आपको काउंसिल बनाना है, तो जो है वो अगर कहा जाए जीएसटी काउंसिल बनेगी। अब ये जीएसटी काउंसिल में चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ये तो ठीक है, ये भी हमारे काम का नहीं, क्योंकि ये हम बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। बट जब जीएसटी काउंसिल में हम नीचे आएंगे तो हमको दिखा कि अगर जीएसटी काउंसिल में कोई छेड़खानी करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नीचे उन्होंने ये बात डाल दी। मतलब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जटिलताएं रहती है, तो यहाँ अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368, इतना तो सबको मालूम होगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368। तो वो लिख रहा है कि इन आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ फॉर्म द वर्ड फिगर आर्टिकल 162 और आर्टिकल 241 द वर्ड फिगर लेटर द टू, इतना इतना जो है हमारे लिए काम का है कि यार हमने एक नया वर्ड इंसर्ट कर दिया जीएसटी काउंसिल के लिए, कि आप जीएसटी काउंसिल करोगे तो 368 के तहत ही, और 7 शेड्यूल के तहत प्रक्रिया हो रही है, इसीलिए आपको राज्यों की, कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत होगी। क्योंकि जब भी आप जीएसटी काउंसिल का अबाउट अस पढ़ोगे, अबाउट अस, तो उस, ये जीएसटी काउंसिल 279A के तहत, इसमें बकायदा ये लिखा जाता है कि राज्यों के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। यानी जब इसका बिल आया तब जीएसटी काउंसिल के लिए, यानी जीएसटी एक्ट से ही जुड़ा है मान लो, तब उस बिल में भी राज्यों की जरूरत थी ना। आधे राज्यों से हमने जो है रेटिफाइड कराया कि भाई जो है वो अनुसमर्थन, पास नहीं कराना, अनुसमर्थन कराना रहता। तो आज ये राज्यों ने जो है उसका अनुसमर्थन किया, उसके बाद जीएसटी काउंसिल जो है वो खड़ी। या अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो किसी लाइन में लिखा हुआ मिल भी जाएगा, मतलब कहीं ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है कि द बिल वाज द सर्टेन अमेंडमेंट वाज द फाइनली पास्ड बाय द राज्यसभा एंड देयरफॉर द लोकसभा इन अगस्त 2016। फ्यूचर द बिल हैज बीन रेटिफाइड एंड रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ स्टेट मतलब आदि राज्य, 50% नहीं बोलना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में 50% वर्ड नहीं, आधे राज्य, उन्होंने जो है वो रेटिफाइड किया, अनुसमर्थन किया, और उसके बाद जो है वो जीएसटी काउंसिल जो खड़ी हुई। तो अगर हम इस पेज के ऊपर देखें तो इस पेज के अंदर दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो सीधे एनसीईआरटी से और एक सीधे करंट अफेयर से। नौ क्यों पूछ लिया, एसडीजी नौ क्यों पूछ लिया, आप समझ पड़ गया, नौ में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पूछ लिया। और दूसरा ये चुनाव वाला क्यों पूछ लिया, क्योंकि अभी 3 में से 2 रह गए, तो ये पूछ लिया। तीसरा जीएसटी काउंसिल वाला, तो अभी अब की बार 400 पार वाले मुद्दे से जो है वो अगर कहा जाए लिंक करके इसको देख सकते थे हम। चलिए अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अब अगला लगता है कि एमपीपीएससी के पास क्वेश्चनों के अकाल आ गया है, ऐसे क्वेश्चंस उठा रही है, ऐसा लगता है कि 10 एक साल के पेपर वही 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 वही। अब ये 61 वाला अभी आया था इससे पहले। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में एक ही पेज से उसने 2 क्वेश्चन उठा लिए, जस्ट इसके नीचे वाला 14-15 एक ही जगह से उठाया। मैं पहले दोनों बता दूं कि उठाया कहाँ से। अगर हम यहाँ चले जाएं 61, है ना, तो वो 61 से उसने अपना आंसर लिया, जो दिख रहा होगा ये, एक मिनट, ये पिछली बार भी आ गया ना एग्जैक्टली, मतलब बड़ा दुखद है कि पीएससी को प्रश्न नहीं मिलते, ये अच्छे बच्चों का कंपटीशन बिगाड़ देती चीज। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है ना, तो जब संविधान में अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो संसद चलाएगी उसमें। तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, बकायदा वो सेकंड हाउस में अपना ओपिनियन भी रख सकता है, 14 दिन का उसमें समय रहता है, वो सब हम करेंगे कभी डिस्कशन। दूसरा जो है अगर कहा जाए, उसने अटॉर्नी जनरल का पूछा, तो पहली लाइन में ही जो है अगर कहा जाए वर्ड जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, नियुक्त होने के लिए आहरित किसी व्यक्ति को भारत का
महान्यायवादी नियुक्त कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर तो वो ये उसने लिखा है यहाँ पर किसको करेगी। तो टेक्निकली अगर कहा जाए, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की जो 7 साल, या जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है, तो बेसिक सा है। सबको मालूम है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जिसका पेपर है उसने पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया, दिख तो नहीं रहा लगा हुआ, बट कितना ये तो सभी का सही गया होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी का गलत हो गया। तो उच्चतम यानी पहली लाइन में बड़े अक्षरों में क्या, उसकी कोई और क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट का जज होने की योग्यता रखता हो, प्रसाद पर्यंत रहेगा, जब तक चाहे रखो, कोई तनाव नहीं, कोई अपर एज लोअर एज की लिमिट नहीं है, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, जब राष्ट्रपति के ऊपर है यहाँ पर। और एकमात्र ऐसा बंदा है जो लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, हालांकि वोट नहीं दे सकता, पर उसको राइट है, बैठ सकता है, सरकार का जो है वो मत जो है वो प्रस्तुत कर सकता है संसद में यहाँ पर। तो ये तो बिल्कुल सरल पूछा। अगला है के एम मुंशी। तो ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि जब 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, तो जो 7 उसके अंदर मेंबर थे उसमें 2 मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो चेयरमैन थे, तो वो तो अपन छोड़ दें एक तरफ। उनको छोड़ने के बाद अगर जो सबसे चर्चित जो अगर कहा जाए मतलब जो मेंबर थे, उसमें पहला नाम के एम मुंशी का ही आता है और दूसरा नाम गोपाल स्वामी अयंगर का आता है। ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा अगर कहा जाए इंपॉर्टेंट जो है वो माने जाते हैं। और एक वो टीटी कृष्णमाचारी जो है अगर कहा जाए चर्चा में रहे, है ना, डीपी खेतान की जगह जो जब डीपी खेतान की जो है अगर कहा जाए डेथ हो गई तो उनको लाए थे। तो वैसे ही ये क्वेश्चन सबका गया होगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर सबको याद रहते हैं यहाँ। फिर जो है अगर कहा जाए अगले के ऊपर आ जाते हैं, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह से जो है वो 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, यानी इमरजेंसी की। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संघ के मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। अब इसको समझना है ना, देखो टेक्निकल अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा वो दिखाता हूँ, 1 मिनट पहले ना, इसके अंदर हम जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस पर आते हैं, हम ये चले गए आपातकाल पे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बकायदा जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर कि राष्ट्रपति के अधीन उद्घोषणा या उद्घोषणा में परिवर्तन या उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक, ठीक है, जब तक, कब तक नहीं करेगा आपातकाल की उद्घोषणा, जब तक संघ के मंत्रिमंडल अर्थात उस परिषद का जो अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य मंत्रियों से मिलकर बनी है, विनिश्चित कि ऐसी उद्घोषणा की जाए, लिखित रूप से संसूचित नहीं होगा। यानी काउंसिल मतलब आपको समझ पड़ गया होगा, इंग्लिश में ही पढ़वा देता हूँ तो आपको समझ पड़ेगी। ये यहां पर अगर कहा जाए कितना, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इशू प्रोक्लेमेशन अंडर क्लॉज 1, प्रोक्लेमेशन जो है वेरीफाइंग सच प्रोक्लेमेशन अनलेस डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, that is say that the council of consisting the prime minister and other minister of cabinet rank appointed by article 370। तो सीधी सी बात है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से काम करते हैं, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, लेकिन प्रधानमंत्री कह देगा तो थोड़ी कर देगा। तो यहाँ पर ये अभी तो ये आपातकाल तो ऐसे भी बहुत चर्चा है, 352 के तहत जो देश में आपातकाल लगा था, ये वैसे आपका सही गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है सभी का। तो इसमें आपको समझ पड़ेगा कि आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं संघ मंत्रिमंडल, यानी संघ का मंत्रिमंडल बहुत इंपॉर्टेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें याद रखना छोटे छोटे क्वेश्चंस में पूरी कहानी गड़बड़ हो जाती है एग्जाम। यूनियन कैबिनेट, ठीक है, ये ध्यान रखिए, अगर आप मतलब छोटे छोटे वर्ड्स को नहीं पढ़ेंगे ना तो पूरा एग्जाम में इधर उधर क्वेश्चन जो है वो आपका क्लैश होगा। यहाँ पर यूनियन कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी नहीं है कि सब आ जाओ भैया, राज्य मंत्री भी आ जाओ, सब आ जाओ, नहीं। यूनियन कैबिनेट कहेगी, यूनियन कैबिनेट में गिने चुने मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ 20-30 लोगों का एक ग्रुप रहता है, वो कहेगी कि ठीक है भाई आ जाओ। तो उनने कहा, और आपातकाल की घोषणा नहीं होती, उद्घोषणा होती, प्रोक्लेमिनेट होगी वो, है ना, प्रोक्लेमिनेशन होता है। तो इंदिरा जी के समय जब वो आपातकाल लगा था, तो लोगों को क्या मतलब, इसमें कई लोगों को गलत हो गया, जो आजकल जो अगर कहा जाए हल्का फुल्का ज्ञान भी चल रहा है मार्केट के अंदर, वो गलत कर देता। और इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया, उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि जो है अगर कहा जाए आपातकाल लगाना है यहाँ पर अगर कहा जाए, तो उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी, तो दिमाग चला इंदिरा गांधी ने कहा था तो प्राइम मिनिस्टर होगा। नहीं भाई, पढ़ना पड़ेगा उसको, जाना पड़ेगा अंदर कि कोई प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर की आइडेंटिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से है। आपको मालूम होगा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी मेंबर के खिलाफ, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाना, तो प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ता है।
ये आपको पता होगा, नहीं पता हो तो याद रखिएगा। अगर मंत्रिमंडल के किसी सदस्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, और अगर वो अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ लेकर आए, ठीक है, यहाँ पर कि भाई हमको ये पसंद नहीं है, और जो अगर कहा जाए वो पास हो गया उसके खिलाफ, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाएगी। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आया तो भी जाएगी, और प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हो जाती। तो सब चीजें लिंक हैं। आसानी से आपको समझ पड़ गया होगा कि बहुत आसान था ये क्वेश्चन, पर यह है कि आसान तब रहा होगा जब पढ़ा होगा। अटल बिहारी वाजपेयी सबने ही कर दिया होगा। अभी हमने इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कशन किया था कि कैसे इसको भोपाल में स्थापित किया। मैंने ये भी बताया था कि वो ताज होटल के बगल में है, कभी घूमते फिरते जो है अगर कहा जाए तुम लोगों का मन करे तो चले जाना। तो ये वाला तो अभी अच्छा है कि वो क्वेश्चन फंस गया, तो मुझे खुशी है कि हाँ। फिर अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब वो वहां अटॉर्नी जनरल उठा लिया, यहाँ एडवोकेट जनरल उठा लिया, ठीक है। मतलब उसको लगा कि, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है एमपीपीएससी के साथ, इस तरह ये क्वेश्चन नहीं उठाती ना, बहुत दिक्कत होती पढ़ने वाले बच्चों के साथ। कानूनी मामलों पर राज्य को सलाह देने के लिए महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। ये बात बिल्कुल जो है अगर कहा जाए फिट बैठती, यानी कि वो जब एडवोकेट जनरल की, अभी मैं दिखा भी देता हूँ एडवोकेट जनरल के लिए, पहले मैं दिखा दूँ। स्टेट पे गए, सीधे चले गए हम यहाँ पर, ये तो प्रत्येक राज्य में राज्यपाल नियुक्त करेगा, बस ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए जो भी आहारित होगा वो आएगा। अब कर क्या रहा है यहाँ पर, अगर कहा जाए महाविक्त अधिवक्ता का ये कर्तव्य होगा कि वे राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे, ये उसने पहला उठा दिया। और दूसरा अगर कहा जाए कि वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने काम पर करे, यानी उसको राज्यपाल जब चाहे हटा सकता है। तो इसमें आपको समझ ही पड़ गया होगा कि पहला तो सही है, दूसरा गलत है। तो इस प्रकार से एक ही सही है ना, यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहेगा। ये कॉमन सेंस वाली चीज थी, आपसे सबसे बनी गई होगी। एक ही जगह से कट पेस्ट करके क्वेश्चन उठा रहा, बड़ा दुखद है यार, मतलब पीएससी कभी सुधर नहीं सकता। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अब अगला आया है कि भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में किन जिलों में निवास करते हैं। तो इसका आंसर है बैतूल और छिंदवाड़ा। एक्चुअल पहले इसको समझना पड़ेगा। अगर हम पहले तो भिम्मा देखें तो आपको यहाँ ये जो 46 जनजातियां हैं, कई लोग अभी भी 43 बोलते हैं। मैं पहले ही बता दूं 43, ओवरऑल 46 ही है, क्योंकि कुछ जिलों में कुछ जनजातियों को हमारे यहाँ जनजाति माना गया है। तो यहाँ अगर हम ये लिस्ट, क्योंकि वो बोलते हैं कि 2008 की है, 2015 की लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये मध्य प्रदेश शासन की है, यानी आप ऑफिशियली देख लीजिए यहाँ पर। ये भी कंफ्यूजन होता है कई लोगों को, तो वो भी आंसर है ये आपको। आदिम जाति विकास विभाग की, अब इसमें अगर हम लिस्ट में जाएं, मुझे भी नहीं मालूम था कि वो इतना अंदर तक पूछेगा, क्योंकि मैंने भी पूरी लिस्ट के नाम बच्चों को नहीं बताए हैं, अपने बच्चों को भी मैंने कभी नहीं बताया। बट यहाँ पर देखें तो गोंड, ठीक है, अगर कहा जाए अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भिम्मा, भूता, कोयला भूता, ये सब गोंड ट्राइब की उपजातियां हैं। अब आने वाले समय के लिए आप ये 46 जो जनजातियों का लिस्ट है, क्योंकि जैसे कीर है, अब लिखा ना भोपाल, सीहोर, रायसेन जिले में, भारत सरकार ने इसको विलोपित कर दिया। तो इस लिस्ट में हमारे हिसाब से देखेंगे तो 46 ही मिलेंगे ओवरऑल। तो उस हिसाब से अगर हम इसको लिंक करते, मतलब एग्जैक्ट अगर ना लिखा मिले तो लिंक करें, तो कहाँ करें, तो लिंक करें तो हम बैतूल छिंदवाड़ा जाएं। इसमें और एक और चीज थी, एक मुझे याद आया, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। एक, जब मैं ये कोदो कुटकी वाला ये आर्टिकल तैयार कर रहा था उस समय का, इसलिए मैंने ये वाला खोला साथ में। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने एक रिपोर्ट बताई थी जिसमें कहा था कि भारत में जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ कुछ ऐसे अनाज हैं तो धीरे धीरे अब लोग उपयोग नहीं कर रहे, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। जब ये मिलेट का जो वर्ष आया, यानी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, उसमें, तो उसमें बैतूल के आसपास की जो ट्राइब का उल्लेख था उसमें भिम्मा का भी था। बहुत बड़ी रिपोर्ट है ये, अभी हमारे पूरी काम की तो नहीं है, लेकिन बुनियादी बात है कि उसमें भी था। बट चलो हम इतनी रिपोर्टें कहाँ याद रखेंगे, तो हम अगर हमको वो गोंड जनजाति से जोड़ते तो हम बैतूल तक जा सकते, क्योंकि बैतूल के आसपास ही जो है अगर कहा जाए ये चीज मिलेगी, बाकी कहीं और जो है वो नहीं मिलेगा यहाँ। बाकी इस जो है वो अगर कहा जाए मतलब अप्रोच पेपर में भी ये चीज जो है वो दी गई है ना, पर अब इतना तो हम याद नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, द गोंड पीपल इन द जो है वो वाइल्ड सतपुरा फॉरेस्ट बैतूल इन मध्य प्रदेश, इन विच द विलेज ऑफ द, ठीक है, एक्सेशन ऑफ, फिर बाकी तो तुम लोग पढ़ लेना यार। अब क्या होता है ना, इतना जल्दी जल्दी इतना पढ़ो, उसमें उसमें भी टाइम बहुत जाता है। बट उसमें अगर कहा जाए कि जब इस आर्टिकल को आप पढ़ोगे, तो उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ोगे, तो आपको भिम्मा ट्राइब का भी जो है वो पता चलेगा। जैसे लिखा ना कि द गोंड पीपल ऑफ द बैतूल कंसिस्ट द, ठीक है, अगर कहा जाए डिस्टिंग गेट लिखी हुई है यहाँ पर, तो ये इसमें आप जाओगे तो यहाँ पर आपको भिम्मा का उल्लेख भी जो है वो मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है भिम्मा।
ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इनके खुद के जो फूड्स हैं, अब वो फूड्स धीरे धीरे जो है छोड़ के नई उसके ऊपर हम लोग आ रहे हैं। तो उस हिसाब से तो ये आंसर आ गया। मांडवारा त्योहार मुझे भी नहीं मालूम है कि कहाँ है, मैंने भी बच्चों को पढ़ाया नहीं, इतने कहाँ कहाँ याद रखेंगे, तो ये तो आप लोग अपने स्तर पे ढूंढ के नीचे लिख दीजिएगा आंसर में। महानायक टंटिया मामा किस जनजाति से? अब टंटिया भील वो तो सबको पता ही है। रघुनाथ सिंह मंडलोई ये भी भील, अभी पिछले साल भी ये पूछा था, तो पिछले साल अगर किसी ने रिवीजन किया होगा पिछले साल के पेपर का तो उससे भी बन गया होगा कि रघुनाथ सिंह मंडलोई, यानी जब हम जनजातीय व्यक्तित्व, ये एक मैंने 1 डेढ़ साल पहले ही पढ़ाई थी फाइल से, आपको शायद यूट्यूब पे आपने किसी ने देखा होगा ये वाला वीडियो मेरा। इसमें मैंने बताया है, पिछले बाल का क्वेश्चन भी ये नीचे ऊपर से था, इसमें भी बताया रघुनाथ सिंह मंडलोई जो टांडा बारूद के निवासी थे, स्थानीय भील और भिलाला समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे, तो उस हिसाब से तो ये हमसे बन जाएगा। बादल वही अभी हम डिस्कशन कर ही चुके हैं कि बादल वही जो अगर कहा जाए, इसी ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, अभी तो अब तो निकल गया समय, बट अभी कभी आपको मौका हो तो ये फेमस ट्राइबल पर्सनालिटी का 2 साल पुराना एक वीडियो है मेरा ऐप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर डला हुआ है। उसमें है पिछले साल के क्वेश्चन है, ये सब मिल जाएंगे, बादल भोई और ये सब चीजें इसमें मैं पढ़ा चुका हूँ पहले यूट्यूब पे, और 2 1 साल पहले पढ़ाया था, तब का है वो, है ना। तो वहां से देख लेंगे तो ये तो आ ही जाएगा। फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं के लिए, वैसे गलत किसी का नहीं होगा, ठीक है, उसका कारण है कि पुरुष और महिला के लिए एक एक सम्मान ही दिए जाते हैं। तो यहाँ अगर आप संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जब वहाँ यहाँ तुलसी सम्मान पर जाएंगे, ये दिख रहा है, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। ये तुलसी, तो तुलसी में लिखा हुआ है जनजाति लोक एवं पारंपरिक कलाओं के पुरुष कलाकार को 2 वर्ष में जो है वो अगर कहा जाए रूपांकर कलाओं के लिए, है ना। और जब हम इसी में नीचे जाएं तो देवी अहिल्याबाई शंकर, तो लिखा हुआ है जनजातीय लोक पारंपरिक कलाओं के लिए महिला कलाकार को दिया जाता है, जो भी लोक कलाएं हैं उनकी, उनको जो आगे बढ़ा रही हैं उसमें जो है वो अगर कहा जाए, जैसे तीजन बाई को मिला था पहला, ठीक है, देखा होगा ना, पंडवानी की बड़ी महान जो है वो गायिका है, पद्म विभूषण तक मिल चुका है उनको। तो ये देवी अहिल्याबाई सम्मान जो है वो हमारा आंसर इससे मैच होता है, यानी हमको ये समझ पड़ता है कि ये दोनों वैसे आपके सही होंगे, उम्मीद है। बिरहा किस जनजाति का लोकप्रिय जो है अगर कहा जाए कौन? कल का अगर आपने सुबह का यूट्यूब वाला वीडियो देखा हो मेरा, तो मैंने ये पेज उसमें रीड करा था, याद होगा आपको, सुबह सुबह जब मैं मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बता रहा था, तो मैं बता रहा था कि हर जनजाति के अंदर बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मैंने बताया था ना, ढोल मांदर टिमकी डैकी, ये जो अगर कहा जाए, इसको मैंने पूरा कहा था कि इसको आप पूरा रोक कर जो है वो रीड कर लेना। तो इसमें अगर हम जाएं तो इसमें आपको यहाँ पर ये मिलता है कि जैसे गौंड जनजाति समूह में कर्मा, सेली, भड़ूनी, बिरहा, कहरवा, ददरिया, सुआ नृत्य शैलियाँ प्रचलित हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर तक आप जा सकते हो। बाकी नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, बहुत टफ नहीं था इसको, यानी ये वाला इनमें से तो अभी कोई टफ नहीं, ये बस मुझे मांडवारा वाला नहीं समझ पड़ा। अगला है भारतीय साहित्य एवं जनजातीय जीवन की संस्कृति परंपरा की विशिष्टताओं पर लेखन के लिए ये क्वेश्चन उलझ गया है। एक्चुअल ठक्कर बापा, वीर शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती और राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई तो अभी मैंने बता दिया है ही नहीं। ऊपर के 3 मैंने कल जो वीडियो बनाया था यूट्यूब पे सुबह, मतलब उसमें मैंने ये बताए थे, उसकी ये फाइल भी अटैच है ओरिजिनल, ये वाली यहाँ पर। तो इसमें कहीं ये मैच ही नहीं करता, ये आपको मैंने जिस फाइल से बताया था। अब रानी दुर्गावती जैसे बोल रहा है, तो लिख रहा है कि समाज सेवा, प्रशासन, उद्यमिता के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धि के लिए मिलेगा। दूसरा लिखा है वीर शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ये समाज सेवा, प्रशासन, उद्यमिता के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धि योगदान के लिए जनजाति पुरुष को दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा जो है वो ठक्कर बप्पा, ये सम्मान गरीब, पीड़ित और हर तरह के पिछड़े एवं राज्य के अंतर्गत जनजातीय समुदायों में प्रेम, समृष्टि और ममता पूर्ण सेवा के लिए, मैंने इसी से रीड किया था सुबह कल। इनके हिसाब से तो वो आंसर ही मैच नहीं हो रहा यहाँ पर अगर कहा जाए, तो उस हिसाब से, और देवी अहिल्या है नहीं, तो ये तो क्वेश्चन ही गया, मतलब क्या नजरिए से, तो मुझे तो पकड़ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन। क्योंकि अगर हम देवी अहिल्याबाई सम्मान से इसको लिंक करें, तो देवी अहिल्याबाई सम्मान आज तक तो किसी जो अगर कहा जाए लेखिका को मिला नहीं। जैसे अगर कहा जाए ये राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई, अगर हम यहाँ पर चले जाएं, ये हम चले गए देवी, एक सेकंड, ये हम चले गए देवी अहिल्या। अब यहाँ पर आपको ये लिस्ट डली हुई है पूरी। इस लिस्ट में अगर हम अभी के ही कलाकार देखें ना, तो जैसे आला, लोक गायिका, चित्रकला, चित्रकला शैली, गायिका, चित्रांकन, लोक कला, यही हो गया। तो ये तो फिट बैठ ही नहीं रहा। बाकी अगर हम 3 को हिसाब से देखें, वीर शंकर शाह, रघुनाथ शाह, तो ये भी फिट नहीं बैठ रहा, ये बड़े बड़े अक्षर में लिखा है कि वीर शंकर शाह, रघुनाथ शाह समाज सेवा के लिए मिलेगा, प्रशासन और उद्यमिता, अंतर उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में,
अद्वितीय उपलब्धि एवं योगदान के लिए जनजाति पुरुषों को दिया जाएगा। सेम जो है वो अगर कहा जाए सेम की सेम महिलाओं को रानी दुर्गावती मिलेगा। और ठक्कर बप्पा ये सम्मान गरीब उत्पीड़ित, तो इसमें कहीं स्पेसिफिक जो है वो अगर कहा जाए लिटरेचर की तो बात ही नहीं हो रही। ये कल अपन ने डिस्कशन ही किया था यूट्यूब पे, जो सुबह एक ट्राइब वाली क्लास थी उसमें। ये भी क्वेश्चन मतलब यूपी मतलब क्या बोलो, पीएससी को जैसे नशे में पेपर सेटर से नशे में पेपर सेट कराते हैं। जस्ट नीचे वाला भी क्वेश्चन जो है वो गया, पूरा बोनस में जाना 100%, या तो दो क्वेश्चन के ऑप्शन लिख रहा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के स्वरोजगार के लिए कौन सी योजना चल रही है। अरे टंट्या भील के नाम से भी चल रही है, बिरसा मुंडा के नाम से भी चल रही है, खुद सरकार को गलत थोड़ी ठहरा सकते हो। ये लिखा हुआ है कैबिनेट का 6 सितंबर 2022 का, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए 3 योजना चला रहा है, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण, ठीक है, और अगर कहा जाए कि बिरसा मुंडा। अब वो ये कह दे कि हाँ भैया हम जो हमने तो जो है अगर कहा जाए कि इसके अंदर जो है वो टंट्या भील बोला है, टंट्या मामा नाम से योजना चल रही है, तो जरूर वो बिरसा मुंडा आंसर कर दे। पर ये तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि गलत है, इस तरह से यानी बच्चों को जो है गुमराह करा जाएगा। यानी बिरसा मुंडा वर्ड तो आ रहा है योजना में, पर वहां पर टंट्या भील की जगह टंट्या मामा आ रहा है। तो स्वरोजगार के लिए अपन को कहेंगे हाँ ये वाली जो है वो योजना जो है वो चल रही है, तो उस हिसाब से वो आंसर को देखना 100% वो आंसर की में जो है सी लगाएगा। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो फंसेगा पेंच में, क्योंकि टंटे वो कहेगा नहीं हमने तो योजना के नाम में तो टंटिया भील ही नहीं है, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण है। ये मतलब एग्जैक्टली क्या है ना, जैसे कहते हैं ना चीप टाइप की हरकत करना, वैसा मतलब आयोग को मतलब जो पेपर सेट कर रहे हैं ना उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। कि यार मतलब देखो क्या होता है ना, अब जिम्मेदारी है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक एग्जाम को कंडक्ट कराने में, कितना बड़ा मतलब आज अगर 1 पौने 2 लाख बच्चे बैठे कितना करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। उसके बाद जो व्यक्ति ये पेपर सेट कर रहा है अगर वो जिम्मेदारी पूर्ण से, अभी पिछले बार का सेम क्वेश्चन उठा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। क्या आपने वो महाभियोग पिछले भी पूछ लिया, यहाँ दो क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए कि पूरी तरीके से त्रुटिपूर्ण उठा रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या है। मतलब क्या बोलूं अब मैं, अगर कहा जाए कि बड़ा दुखद ही है। जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन वान्या, मैंने कल बोला भी था आप लोगों को कि ये अवार्ड जो अभी मैंने बताया ये भी वान्या पब्लिकेशन ही कराता है। तो 1980 में 25 मार्च 1980 को सरकार ने वान्या बनाया था ट्राइबल वेलफेयर के लिए। तो मैंने आपको कल बताया था कि वो ट्राइबल जो क्या बोलते हैं कि रेडियो स्टेशन वगैरह उनको भी मैनेज करता है वान्या। तो ये आंसर तो आपका ठीक गया होगा, पर ये वाला पेज थोड़ा सा क्या है कि मन को कचोटने वाला था, अंदर से अच्छा नहीं लगा, मतलब कि ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए आयोग को, है ना। इसके ऊपर अपन एक वीडियो बनाएंगे, और कहीं मेरे को लगता है कि अगर आप सबका सहयोग हो गया, ठीक है, तो अपन इसको एक मतलब स्तरीय पेपर तक तो लेके जाएं, आयोग कभी हम इस पे डिस्कशन ही नहीं करता। ठीक है, तो वही है, चलिए अगले पे आते हैं। फिर ये अगला है, वैधानिक तरलता अनुपात का न्यूनतम सीमा क्या थी जिस पर भारत सरकार ने 2007 में संशोधन किया। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत पुराना पूछ लिया उसने। हालांकि अभी देखिए 24% से कम रहती है अब जो है। एक्चुअल क्या था, मतलब या तो आपने जिन टीचर ने पढ़ाया होगा उन्होंने ये बात बताई होगी आपको कि पहले जो है वो स्टेटुटरी लिक्विडिटी रेशियो बहुत ज्यादा थी, जिससे बैंक के पास क्या होता था, लिक्विडिटी की कमी हो जाती थी। तो अगर अपन एसएलआर को बढ़ा देंगे तो बैंक के पास पैसे की कमी हो जाएगी, क्योंकि उसका पैसा फंसा हुआ है किसी दूसरे रूप में आरबीआई के पास। तो 2007 तक तो ये 25% वाला जो फिगर जो है अगर कहा जाए, है ना, उसमें जो अगर कहा जाए न्यूनतम 25% रखना पड़ती थी, फिर उसको संशोधित किया। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, जब आप ये आरबीआई का सर्कुलर पढ़ोगे 2008 का, इसमें पहली बार जो है वो सीआरआर और एसएलआर दोनों में बदलाव किया। ठीक है, यानी 2007 की में जैसे सीआरआर है, तो आपको दिख रहा है कि सीआरआर जो ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सीआरआर का फिगर था। तो ये दो एट प्रेजेंट यानी 2008 में सीआरआर प्रेस्क्राइब द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 8.75, अब तो बहुत कम हो गया सीआरआर। ऐसे ही अगर हम नीचे चले जाएं इसमें, यहाँ ये उसी समय का सर्कुलर है, हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पर तो 25% मिनिमम दिख रहा होगा एसएलआर आपको होल्ड करना पड़ता था उस समय। तो वो क्वेश्चन तो बहुत स्टैटिक है, हाँ, लेकिन अगर जैसे एक सिंपल वे में, जैसे आज अगर हम होम पर चले जाएं रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर, और यहाँ पर जब हम पॉलिसी रेट्स पे जाते हैं, तो इन पॉलिसी रेट्स में जब हम नीचे की ओर जाते हैं यहाँ पर, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको ये। तो इसमें जो एसएलआर है आज 18% है। तो किसी टीचर ने आपको अगर पढ़ाया होगा तो उसने ये बताया होगा कि पहले एसएलआर बहुत होती थी, जिससे लिक्विडिटी की कमी आ जाती थी बैंक के पास। क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था बहुत ज़्यादा स्टेबल है भारत की, इसीलिए उन्होंने कहा कि हम बैंकिंग व्यवस्था को शिथिल होने से बचाना है हमको, इसलिए हमको इसको कम करना पड़ेगा। और 2007-8 में फाइनेंशियल क्राइसिस के समय ये कुछ निर्णय लिए गए थे, वो बात की बातें कभी फुर्सत में होगा तो समझाएंगे।
फिर जो है अगर कहा जाए सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद, ये बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे से है पर टफ क्वेश्चन है। इसका फिगर है 18.6। ये भी मैं दिखा देता हूँ, मतलब मैं इसलिए सब दिखा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आप अच्छी वेबसाइट्स पढ़ने की आदत जो है वो डाल लीजिए। अगर आप वेबसाइट नहीं पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो है वो दिक्कतें आएंगी कहीं ना कहीं, अगर कहा जाए। ये एग्जैक्टली रुकिए, मैं अभी दिखाता हूँ। ये मैंने इसका डाउनलोड कर रखा था, फॉर्मेट कहीं इधर उधर मिस हो गया, दिखा दूंगा अभी आपको। 18.16 है ना, 1 मिनट रुकिए, मैं दूसरी वाली ब्राउजर को खोल के दिखा देता हूँ। ये ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से ही जुड़े हुए हैं सब आंकड़े। द एक्सटर्नल डेब्ट ऑफ द जीडीपी रेशो, ठीक है, स्टूड एट 16.61% एज एट एंड ऑफ सितंबर 2023। एज जो अगर कहा जाए ये जनवरी का ये फिगर दिया है तो 18.61। टफ क्वेश्चन है लेकिन कीवर्ड से क्वेश्चन है। आपको आश्चर्य होगा, मैंने भी अपने बच्चों को ये वाला फिगर नहीं पढ़ा है। पता नहीं, शायद मैंने जब उसमें पढ़ाया हो तो नहीं मालूम, लेकिन शायद नहीं पढ़ा है, मुझे ऐसा याद है तो। ठीक है, बट ये है, मतलब पूरे पेपर तो यार सर्वे से ही उठा रहे हैं सब, मतलब वहीं से अगर कहा जाए। ये 2017-18 ये भी फिगर जो है वो थोड़ा अनप्रडिक्टेबल है। 7% के आसपास है, तो उस समय 5% मान लो। ठीक है, ये भी तुक्का है मेरा, मतलब मैं भी श्योर नहीं हूँ। G20 का पहला शिखर सम्मेलन सबका ही सही होगा 100% का, वॉशिंगटन डीसी में, क्योंकि 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये चीज उठी यहाँ पर। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। क्षमा इसलिए मांग लेता हूँ कि जब मैंने अभी इकोनॉमिक सर्वे के 2 वीडियो बनाए, पता नहीं क्यों मेरे मन में था कि मैं ये वाला क्वेश्चन डाल दूं। पर मुझे लगा यार इतने क्वेश्चन, एक तो उसी में 2 घंटे का वीडियो बनाते बच्चे को वही लगता है कि इतना बड़ा वीडियो बना दिया आपने, कम में कर दो। तो टीचर, मतलब ये एक तो कम में भी कर दो, या ना 1 लाइन में भी कर दो और आंसर तक भी ले आओ, वो बड़ा कठिन है। तो उसमें ये, हाँ मुझे मतलब अभी तक पेज भी याद है। अगर मैं यहाँ, मेरा देखिए इकोनॉमिक सर्वे मैंने साथ में खोल रखा है, ये इकोनॉमिक सर्वे है। अगर मैं इस इकोनॉमिक सर्वे में, मेरे हिसाब से 260 के आसपास पेज है, 260 या 65 ले लेता हूँ। ये यहाँ पर इसी में ये कहीं यहीं कहीं है, यहीं कहीं दिया हुआ है इसमें मैंने, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन ये। एग्री जीआईएस परियोजना ना, कृषि और मृदा के प्रभाव के अंतर्गत सुदूर संवेदन, यानी रिमोट सेंसिंग के द्वारा देखेंगे किसान को सही जो है वो प्रोडिक्शन मिल जाए कि क्या होने वाला है। ठीक है, यानी ये फोरकास्टिंग है एक प्रकार की, ठीक, मौसम की। तो उसके लिए ये एग्री जीआईएस प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन आपको समझ पड़ गया होगा, पूछ रहा है कि उन्नति एग्री जीआई परियोजना है, कृषि से पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करने, तो उपग्रह मर्जिंग यहाँ पर अगर कहा जाए उससे संबंधित है। ऑफिशियली भी दिखा देता हूँ, ये उसमें तो है ही 100%। अगर कहा जाए, वो मेरी गलती, मैं माफी चाह रहा हूँ। माफी इसलिए चाह रहा हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे इस बात का मतलब और दुख भी है कि बच्चे मेरा वीडियो 2 घंटे का देखना पसंद नहीं करते। अभी ये बना रहा हूँ ना, इसी में कई को लगेगा सर आप तो 15 मिनट में आंसर की दे दो। तो वो एक्चुअल जो कल्चर है ना 1 लाइन फैक्ट वाला, वो बहुत है मार्केट में। अब मैं क्या बोलूँ उसमें, तो मतलब आप अपने अभिव्यक्ति को बांध के काम करना पड़ता है यूट्यूब के ऊपर। तो मतलब जैसे अपन सोचे ना कि अपन एक्सप्रेस कर दें, तो वो एक्सप्रेस करने की कहानी खत्म हो जाती है। तो ये बकायदा पूरा वेबसाइट है, आपको दिख रहा होगा ऑफिशियली, उन्नति एग्री जीआईएस प्रोजेक्ट है। और इसमें लिखा है कि द फार्मल वेलफेयर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एम टू एनवलेंट द फार्मर्स इनकम विद इन द स्टेट अटेंड द नेशनल फूड्स, बाकी जो है अगर कहा जाए ये सब है। इसके लिए जो है वो हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं, कैसे उस तक जो है वो सुविधाएं जो है अगर कहा जाए पहुंचाएं, मॉनिटरिंग हो, समय पर उसको जानकारी मिल जाए। तो ये लॉन्च करा हमने। तो ये लिखा हुआ है कि द यूनिफाइड नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव उन्नति, ऑल्सो नोन एज एग्री जीआईएस, ठीक है, 2021 में द प्रोजेक्ट गोल वाज द, ठीक है, अगर कहा जाए लेवरेज रिमोट सेंसिंग जियो टूल सच एक जो है स्टेटिस्ट, सॉरी, सेटेलाइट इमेज ड्रोन डाटा जीआईएस इसके लिए है। और यही के इकोनॉमिक सर्वे में मेरी तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं, गलती इसलिए हो गई क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लेते लेते कटवा दिया था जब मैं इसके बनवा रहा था आपके लिए, तो एक क्वेश्चन इससे सही हो जाता आपका। ठीक है, बाकी तो हुआ ही होगा सबका, मतलब ये तो साफ है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ पड़ गया होगा। समग्र शिक्षा अभियान 3 चीजों को जोड़कर बनाया गया, ये वाला आंसर है इसका। मैं इसकी ऑफिशियल वो दिखा देता हूँ आपको, पीआईबी का, की ये दिख रहा है समग्र शिक्षा अभियान फॉर स्कूल। द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज लॉन्च द इंटीग्रेटेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्कूल एजुकेशन समग्र शिक्षा विद द इफेक्ट ऑन द ईयर 2018-19। द स्कीम जो है अगर कहा जाए थ्री, मतलब उसके पहले की 3 स्कीम थी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्स थी,
पहला सर्व शिक्षा अभियान इसमें मर्ज हो गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चला गया इसमें, और टीचर एजुकेशन टी, ये तीनों चलेगी। और उद्देश्य ये था सस्टेनेबल, ये मिलेगा आपको वहाँ। मेरा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे मैंने एक बहुत पहले 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई, उसमें बाकी जो एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चे होंगे जो पढ़ रहे होंगे उनका ठीक गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति के तहत था और गोल 4 को जो है वो लागू करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो तीनों आपको आंसर आगे होंगे यहाँ पर। फिर अगला है कि वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति, या तो ये तो तुलना भी कर दी होगी आपको मैंने अपने मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से तो भारत की हमेशा प्रति व्यक्ति आय ज्यादा ही रहेगी। तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, यही एक सीधी सी बात है। आप चाहो तो देख भी सकते हो, जैसे अभी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश की 2011 के 12 के हिसाब से क्या थी, 65,000 थी, है ना। अब भारत के हिसाब से देख लें तो यहाँ अगर हम ये इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आप अच्छे से पढ़ा करो, है ना। इस बार का जो नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो भी देखना, मैं इंडिया का भी इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा ना बहुत अच्छे से पूरा करा दूंगा, और भले ही मेरे 4 लेक्चर लग जाएं। हालांकि ये जो एग्री जीआई वाला है ना, इसमें मैं आपको बताऊं, अगर आप में से किसी ने मेरा पुराना इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस थी, 3 वीडियो बनाए थे मैंने 3-3 घंटे के यूट्यूब पे, उसमें मैंने पढ़ाई है ये वाली बात, मतलब उसके अंदर तो है। तो ये अगर हम ये इकोनॉमिक सर्वे पे चले जाएं तो आपको ये यहाँ फिगर दिख रहे हैं कि भाई जो है वो पर कैपिटल इनकम जो है अगर कहा जाए, लगातार हमारी 2011-12 का ही आंकड़ा है नीचे, इसमें अगर हम नीचे चले जाएं यहाँ पर और ये 2022-23 का ही ले लें, तो ये कुछ 96,522 रुपये आ रही है। तो नेशनल लेवल पर जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, यानी हमारी तो बहुत कम है उसकी तुलना में। तो आंसर आपको समझ पड़ ही गया है कि मध्य प्रदेश, वैसे ये सबका जो है वो सही गया होगा, है ना, कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर बढ़ जाते हैं। जीआई टैग प्राप्त चिमनोर चावल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले की, ये तो सबका ही सही गया होगा, बालाघाट। ऑलरेडी हम वन डिस्ट्रिक्ट वन डेवलपमेंट प्रोडक्ट में उस दिन भी बात करी थी। अशोकनगर तो सबको मालूम है चंदेरी साड़ी के लिए, खरगोन सबको मालूम है। यहाँ पर अगर कहा जाए कि महेश्वरी साड़ी के लिए, टाइगर प्रिंट नहीं बोलते, मतलब ये बदकिस्मती है यार, मतलब थोड़ा तो मैसेज करके आयोग तक पहुंचाओ मेरी बात के यार, टाइगर प्रिंट लिख दिया, बाघ प्रिंट को टाइगर प्रिंट लिख रहा है अगर कहा जाए वो जो है। ठीक है, मतलब जो ट्रांसलेट कर रहा वो भी मतलब मजाक कर रहा है विद्यार्थियों के साथ। बुरहानपुर केले के लिए मंदसौर और रतलाम तो अभी मैंने उस दिन बताया था, जब जीआई टैग में ऐसे ही बता रहा था, ये पूरे मैंने बताए थे उस दिन, तुम लोग याद करो। अभी जो सेकंड वाला जो वीडियो बनाया था मैंने, उसमें मैंने एक जीआई टैग का वो बताया था कि कौन कौन से कैसे याद रखना है। तो ये तो कॉमन ही है, यानी पहले का तीसरा हो गया, दूसरे का जो है अगर कहा जाए दूसरा ही हो गया, तीसरे का पहला हो गया, चौथे का तो ये 39 वाला तो आपसे बन गया होगा ना, मंदसौर लहसुन और ये सब यहाँ पर। नीति आयोग द्वारा ये, इसमें मेरे स्टूडेंट खुश हो गए होंगे क्योंकि मैंने अभी इनको रिवीजन कराया था, तो मैंने ये बताया था कि ये क्लास याद रखना है इसके आकांक्षी, इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा आपको। ये जो क्लास है यानी एस्पिरेंट जो है अगर कहा जाए अचीवर्स, तो ये मैं दिखा देता हूँ, मैंने इसी से पढ़ाया था बच्चों को। तो मैंने बताया था कि अगर 0 to 49 तक है तो एस्पिरेंट में आओगे, ठीक है। यहाँ पर 50 to 64 है तो परफॉर्मर में आओगे, ठीक है, यानी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये यहाँ से अगर कहा जाए 0 to 49 जो है अगर कहा जाए ये बकायदा, तो 0 to 49 पे चले गए तो एस्पिरेंट, 50 to 64 पे परफॉर्मर में, और 65 टू जो है अगर कहा जाए 99 पे अचीवर के अंदर चले जाओगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये सॉरी, फ्रंट फ्रंट रनर में, और 100% वाले पे अचीवर में चले जाओगे। ठीक है, तो ये इससे अपन इसको मिला सकते हैं यहाँ पर। तो ये चार में से अगर अपन जो है वो मिलाना चाहें तो आसानी से जो है अगर कहा जाए स्टेट परफॉर्मेंस गोल के हिसाब से जो डिफाइन किया गया है, तो आपको समझ पड़ रहा होगा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि अचीवर्स यहाँ पर। तो ये हो गया 0 to 49, फिर 50 फ्रंट रनर, और फिर जो है अचीवर्स। बन ही गया होगा मुझे लगता है कि सबसे, जिनने पढ़ रखा होगा कहीं थोड़ा बहुत उनसे बन गया होगा। फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ द, ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अब उसने ये बोल दिया है पेपर सेटर ने कि कंप्यूटर चलाना भी सीख लो और कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट भी सीख लो। प्रश्न वो एनसीईआरटी से ही पूछता है, इसमें दो राय की बात नहीं। बट प्रश्न आपको अब सीखना पड़ेगा, जैसे ये एनसीईआरटी की बुक है जिससे उसने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। टेक्निकली कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिख रही होगी, मैं दिखा देता हूँ, ये एनसीईआरटी का बकायदा मॉड्यूल है, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिट 2। एनसीईआरटी में कैसे आप जो है अगर कहा जाए इसको इंस्टॉल करोगे, कैसे कॉन्फ़िगरेट करोगे, तो इसमें बकायदा ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टॉलेशन, तो इसमें दिख रहा है 3 पार्ट है उसके।
एक ड्राइवर पार्ट है, एक कर्नल पार्ट है, एक शेल पार्ट है ना। तो ये जो प्रश्न पूछा है वो ये पूछा, इट इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कोर मतलब सेंट्रल अगर कहा जाए। तो प्रश्न यहाँ से एनसीईआरटी से ही पूछा उसने, सबको पता ही चल गया, कुछ बताने की जरूरत नहीं, आसानी से जोड़ लोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबका ही जो है वो स्मैशिंग ठीक ही गया होगा, क्योंकि फिशिंग के तीन रूप हैं। जब वो वॉइस से आती है तो वॉइस ओवर फिशिंग कहते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है और उसमें चला जाएगा, क्या नाम है, अपने बोनस में, क्योंकि इसके दो आंसर हैं। स्मैशिंग जो है अगर कहा जाए, सॉरी स्पैमिंग लिख दिया उसने अगर कहा जाए, ठीक है, मुझे लगा स्मैशिंग जो लिखा हुआ है, तो फिर तो फिशिंग ही हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली पढ़ने में भी गलती हो जाती है, स्पैमिंग लिखा है ना यहाँ पर। हालांकि इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। स्पैमिंग में भी एग्जैक्टली वो मेल आते हैं, इनको स्पैम मेल कहते हैं, जो भ्रामक जानकारी देते, क्लिक करो तो आ जाता है। हालांकि अब फिशिंग आ गया, मुझे स्मिशिंग में एकदम मेरे को ऐसा लगा स्मिशिंग लिखा है, तो वो पढ़ने में थोड़ी सी मेरी गलती हुई। ठीक है, बाकी तो फिर ठीक है। बाकी लगाएंगे बच्चे लोग, स्मिशिंग में भी लगा देंगे, बाकी फिशिंग ही लगाया होगा 100%। ठीक है, और कुरेटरली जो है, जो लोग अभी सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते होंगे उनको ये बहुत आसानी से हो गया होगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे किसी चीज़ को सोशल मीडिया से ही सर्च हो जाता है। इस ऑपरेटिंग जो अगर मतलब ये सर्च इंजन से आपको कुछ नहीं करना है, जो है सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे फेसबुक से सर्च करना चाहते हो, या जो एक्स प्लेटफॉर्म है या इंस्टाग्राम है, इन सब किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जो अगर कहा जाए, आपको रियल टाइम अगर कहा जाए कि कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी सर्च करना, जैसे होता है ना कि अभी हमको देखना है कि यार जो है वो अगर कहा जाए कि फलाने हीरो का बेटा कैसा है, या फलाने हीरोइन की जो लड़की कैसी दिखती है, या फलाने हीरो की कौन सी मूवी आ रही है, कोई सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म पे अपन फॉलो कर रहे हैं, वहीं से उठा के वहीं वहीं सर्च कर ले, किसी सर्च इंजन पे जाने की जरूरत नहीं है कि आप जो है गूगल सर्च इंजन पे जा रहे हो, किसी दूसरे पर जा रहे हो, वहां जाने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट वहीं से सर्च कर सकते हो, रियल टाइम सर्च। तो ये तो बेसिक है, रियल टाइम सर्च करने का इंजन है, इसमें कुछ है नहीं। आप चाहो तो इसको देख भी लोगे, मतलब मुझे दिखाने में भी कुछ नहीं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ बेसिक। ज्यादातर बच्चों ने तो जो अगर कहा जाए कि जिन लोगों ने मतलब कर रखा होगा उनको तो पता ही होगा, मुझे मतलब करते होंगे। हालांकि कई बार होता है कि जो चीज हम सर्च करते हैं या जिस रूप में करते हैं, उसके बारे में हमको उस नाम से जो है अगर कहा जाए चीजें जो है वो ज्यादा पता नहीं होती। तो ये, अरे यार, आपसे बातों में तो है स्पेलिंग गलत टाइप होगी, एक मिनट रुको। पता नहीं क्यों कीवर्ड नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा वो कीवर्ड। मैं स्पेल तो सही कर रहा हूँ, KURREN, KURRENTLY, यही स्पेलिंग होती है इसकी। बाकी देख लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। KURRENTLY, KURRENTLY तो लिखा है, KURRENTLY। अच्छा, सोशल करते हैं। एक्चुअल क्या होता है ना, ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि किससे लिंक होगा, सोशल मीडिया। अभी खुला है क्या? चलो, ऐसे तो नहीं आएगा, सर्च इंजन कर दोगे तो जो अगर कहा जाए मतलब अगर कहा जाए सोशल मीडिया सर्च इंजन कर दोगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पर अपन ऐसे सोशल इसको कर दें, मीडिया सर्च इंजन, ये आ गया, इसमें मिल जाएगा। अब ये, अच्छा, अब यहाँ पर वो सी हो गया ना, अब यही तो दिक्कत होती है। एक तो प्रॉब्लम ये होता है कि इंटरनेट के ऊपर जरा सा कुछ इधर उधर करो तो पूरी स्पेलिंग जो है वो कवाड़ा चली जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें कहीं मिल जाएगा, पता नहीं, इसमें खुल नहीं रहा, पर ढूंढोगे तो मिल जाएगा, क्यों कीवर्ड कोई लोग सर्च नहीं करते हैं ये, इसलिए जो है अगर कहा जाए कि वो मतलब लिंक नहीं कर रहा। बाकी है वही, सर्च इंजन के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं, ये तो समझ ही पड़ गया होगा आप। चलिए अगला है, इमिटेशन गेम किसका मूल था? तो ट्यूरिंग टेस्ट, आपने अगर कभी पढ़ा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो ट्यूरिंग टेस्ट ही आता है। वो जो है वो अगर कहा जाए इमिटेशन गेम जो है वो उसी को इमिटेशन गेम कहते थे। मैं आपको एक और अच्छी चीज बताऊं, आप अगर हॉलीवुड की कुछ पिक्चर भी देखेंगे, जैसे ओपन हैमर देख लो आप, एक इमिटेशन गेम नाम की तो फिल्म ही थी, मैंने देखी है, वो किस्सा लाइन वो मुझे याद नहीं है अभी। उसमें बकायदा जो है अगर कहा जाए ये पूरे एलन ट्यूरिंग की स्टोरी के ऊपर बनी है, पूरी एलन ट्यूरिंग की बायोग्राफी के ऊपर वो फिल्म बनी है। इमिटेशन नाम आप ढूंढिएगा आज क्लास के बाद, ये इमिटेशन गेम मूवी, शुरू के ही
5 मिनट के अंदर ये स्टोरी है उसमें जो ये बात कर रहे हैं, है ना। तो ये तो मतलब आपने देखी हो, जैसे ओपन हैमर देख लो, आपको तो उनके बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा, है ना। अब देखो जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम भगवान मानते हैं, बट उनसे भी बड़ी चीज थे एलन ट्यूरिंग, क्योंकि वो अगर ट्यूरिंग टेस्ट नहीं करते तो दुनिया तक आर्टिफिशियल आई नहीं, इंटेलिजेंस आ नहीं पाती। जॉन मैकार्थी ने तो केवल लिस्प नाम की लैंग्वेज से हमको जो है वो यहाँ तक लेकर आए। ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, अभी ट्विटर चर्चा में भी है। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ, ये भी ऑलमोस्ट लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी संस्थान, भारत सरकार की किसी भी वेबसाइट को देखोगे तो ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ दिखते हैं, प्रोसेस, पीपल, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, ये चारों आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, मॉडल भी बहुत सारे हैं, बट ये कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो उसके ऊपर आपको जो है वो मिल जाएगा। फिर उन पेशेवर और व्यावसायिक लोगों को एक सोशल नेटवर्किंग, तो हमारे और आपके लिए तो फेसबुक, माइस्पेस, ट्विटर हैं। लिंक्डइन के ऊपर आप जो है वो अपना जो है वो प्रोफाइल बना सकते हो, जिससे आप किसी व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति के साथ जुड़ भी सकते हो, और वहां तक अपने, जैसे मान के चलिए मैं किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मुझे फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल जो है बनाना पड़ेगी। ये तो मशीन लर्निंग मेरे हिसाब से सबका ही सही गया होगा। एमपीजी, जेपीईजी, MP3, ये भी ऑलमोस्ट जो अगर कहा जाए, हाँ, लेकिन ये आपको मैसेज दे रहा है कि आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज मत करो। हम लोग क्या करते हैं, छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो एमपीईजी, ठीक है, जितने भी आप फिल्में देखते हो आज, उसको एमपीईजी कहते हैं, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप नाम से है एक्चुअल। चलती फुर्ती जो अगर कहा जाए ग्राफिक्स होती हैं, वो भी इसी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, यहाँ पर अगर कहा जाए इंटरनेट पे W3, तो वर्ल्ड वाइड वेब जब भी हम यूज करते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करते समय उसकी कंसोर्टियम जो होती है, अगर कहा, वो W3C के नाम से जो है वो जानी जाती है। ठीक है, ये बहुत मतलब, ये शायद क्वेश्चन कई बच्चों का गलत है, क्योंकि वो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब से आगे नहीं जाते। ठीक है, यार उससे ज्यादा आगे नहीं जाते, तो अब कई क्वेश्चन ऐसे तो आते ही हैं, अब कुछ कर नहीं सकते उसका तो। बट एक आध क्वेश्चन इसमें टफ है, जैसे ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, पर इससे मैसेज चला गया कि आपको जितने भी जो फुल, मतलब अगर कहा जाए ना, मतलब अगर कहा जाए हम रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे JPEG का क्या फॉर्म होगा, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, MPG का क्या होता है, MP3 का क्या मतलब होता है, अभी पता चले। हम जो अगर कहा जाए कि MP3 प्लेयर यूज कर रहे थे, पर हमको नहीं, VGA का क्या मतलब होता है, ये सब की एक लिस्ट बना लूँ तो आपको फायदा जो है वो मिल जाएगा। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाज में गेहूं, ये तो पहला आपने सबने लगा ही दिया होगा, इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा था। किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ? इंदौर है आंसर। एक्चुअली जबलपुर में इसका पहला बीज तो जबलपुर में उपयोग में आया था। और इंदौर में क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ही इंदौर में ही, वहीं से ऑपरेट होता है पूरा, इसीलिए तो लगाया गया ना, वो क्यों लगाते, नहीं तो वहां पर जो है अगर कहा जाए नहीं होता, तो उससे जो है वो अपन इसको लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर। और फिर जो है वो अगर कहा जाए रॉक फॉस्फेट, ये भी बताने की जरूरत नहीं, उर्वरक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है रॉक फॉस्फेट का। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में, तो साउथ ईस्टर्न पार्ट में देखो, दो ब्रांचेस हमारे यहाँ आता दक्षिण पश्चिम मानसून ही है हमारे यहाँ। ठीक है, यानी मानसूनी क्लाइमेट है दक्षिण पश्चिमी, लेकिन वो दो ब्रांचेस से आता है, अरेबिक सी और बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से दक्षिण पूर्वी भाग में मानसून एंटर होता है, तो वो तो आंसर जो है वो बंगाल। अधिकांश वर्षा बोल रहा है, ठीक है, खाली जाती जाती वर्षा बोल देता तो लौटता वो मानसून मार देता कोई, बट अधिकांश वर्षा बोल रहा है, तो बंगाल की खाड़ी से ही जो है वो होगी। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान द्वारा हुआ? तो सीधी सी बात है, बेसाल्ट सबको ही पता ही होगी, है ना, क्योंकि अगर हम ऑलमोस्ट आपने बेसाल्ट चट्टानें देखी भी होंगी मालवा के पूरे बेल्ट में, अगर कहा जाए बेसाल्ट जो है वो है। ये क्वेश्चन भी आपको NCERT पे मिल जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार का अगर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका केवल फ्रंट पेज खोलोगे, यानी मध्य प्रदेश का भौगोलिक विवरण, उस पे भी ये क्वेश्चन छपा हुआ है ऐसा कैसा, है ना। मध्य प्रदेश मतलब MPGOV टाइप कर देना, उस पे अगर देखोगे, मैं यहाँ पर भी सर्च करके दिखा सकता हूँ, बट याद रख सकते हो। बांस का राष्ट्रीयकरण 73, ठीक है, समझ ही गए वो 50 साल हो गए हैं इसको। तो जो है वो मतलब प्रश्न बनने की बात ये। विंड स्पार्क लैंड का दक्षिणी भाग, इसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन हो गया होगा, उनने ज्यादातर ने भांडेर मार दिया होगा शायद। एक्चुअल इसमें आएगा मेकाल, है ना, क्योंकि दक्षिण की बात कर रहा है वो, मेकाल रेंज की जो अगर कहा जाए। ठीक है,
क्योंकि इसका विंड स्पार्कलैंड जो है वो मतलब राजस्थान से लगकर जो अरावली तक कनेक्ट होकर जाती है वो ब्रांच, पूरी जो चंबल वाली बेल्ट है वहाँ स्पार्कलैंड है, उसके दक्षिण वाली बात है। तो मेकाल का ही पठार आएगा और कुछ नहीं आएगा इसमें मेरे हिसाब से, है ना, वही है बाकी तो इस पेज के ऊपर तो कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं था जो पूछा जाए। हाँ लेकिन जो है सरकारी वेबसाइटों का उपयोग करना सीखिए। मैं दिखा देता हूँ एक आध क्वेश्चन आपको अभी, कि जैसे ये ऊपर वाला है वो वेबसाइट पे कैसा टिपा हुआ है पूरा के पूरा क्वेश्चन, तो सेम के सेम जो है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो अगले के ऊपर आ जाते हैं, एक सेकेंड, अगले क्वेश्चन के ऊपर बड़े अपन, मैं वो वेबसाइट दिखा देता हूँ एक मिनट। अब अगला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल की स्थापना, ये तो सब गाइडों में आपने रूल्स देख ही लिया होगा, हालांकि सोवियत यूनियन। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? अभी हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा था, भोपाल, यहाँ खोला हुआ है फिगर में आपको दिखा देता हूँ ये। रैंकिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाय द परसेंट जो अगर कहा जाए जिले में, तो भोपाल में 80.9% के हिसाब से भोपाल ज़्यादा है वो। अभी एक एमपीपीएससी ने क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो गलत दे रखा है, उसका कुछ नहीं कर सकते अपन। किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है ना, तो ये तो मुझे लगता है कि आपसे सबसे बन गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना 4 राज्यों की भागीदार है? तो सरदार सरोवर वल्लभ भाई वल्लभ भाई निकल गया, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, ये सभी का सही हुआ होगा। क्योंकि जब नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की आप रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसका पानी का शेयरिंग 4 राज्यों को जाता है। ठीक है, मतलब जब भी आप उसको पढ़ेंगे वो 4 राज्यों में वो शेयरिंग है। जब वो 4 राज्यों में शेयरिंग है तो ऑटोमेटिकली अगर कहा जाए कि वो प्रोजेक्ट भी जो है वो 4 राज्यों में जो है वो शेयरिंग हो गई यहाँ पर। तो इस तरह से अगर हम देखो, इसको ऐसे समझे, बाणसागर में 3 स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, ये बाणसागर के अंदर। माता टीला या राजघाट जो परियोजना है उसमें 2 स्टेट है, मध्य प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश है। चले अगर हम ऐसे देखने की कोशिश करें कि भाई किसमें, यानी कितने जो है अगर कहा जाए स्टेट्स, और सरदार सरोवर की बात करें तो उसके अंदर जो है वो 4 स्टेट्स टोटल। तो सरदार सरोवर में यहाँ पर उसको अपन उसको देखने का सबसे सरल तरीका, हाँ ये वो मैंने आपके लिए खोला, ये इसमें वो लिखा है क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था ना, ये केवल आप आउटलाइन अगर पेपर की पढ़ लोगे ना, इसमें से सीधा क्वेश्चन उठा, ये लिखा बेसाल्ट अपचे के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में काली मिट्टी है, आंसर उसका यहाँ पर। तो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये जो है वो अगर कहा जाए ये है। तो ये जो नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, अगर हम इस ट्रिब्यूनल के शेयरिंग को देखें तो 4 राज्यों में पानी जाता है। ठीक है, इसलिए वो सरदार पटेल का भी जो है अगर कहा जाए, लिखा ना, द ट्रिब्यूनल डिटरमाइंड दैट द हाइट ऑफ द सरदार सरोवर डैम शुड बी फिक्स द रिजर्वायर डैश डैश डैश, यहाँ पर ये। तो 4 राज्यों में, इसमें भी आश्चर्य की बात है, आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, इनमें राजस्थान को महाराष्ट्र से ज्यादा पानी मिलता है, पानी के हिसाब से बोल रहा हूँ यहाँ पर, है ना, ये मिलियन एकड़ फुट में दिया हुआ, राजस्थान को ज्यादा मिलेगा। चलिए अगले के ऊपर आते हैं, ये तो अपना हो ही गया। अगला जो है वो बांग्ला भाषा में रचित, ये तो आपने बसों पे भी लिखा रहता दुर्गेश नंदनी, तो कई बार बंकिम चंद्र का कालजी उपन्यास है। और आप अगर अपने घर में अपने पापा से पूछेंगे तो वो जरूर आपको इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि दुर्गेश नंदिनी नाम का टीवी सीरियल भी आता पहले। यानी पहले तो ऐसा होता था कि जो मतलब क्या बोलते हैं कि जो अच्छे लिटरेचर्स हैं, खासकर अच्छे नॉवल हैं, उनके ऊपर कई टीवी सीरियल्स बने। तो दुर्गेश नंदिनी उन्हीं में से एक जो है वो एक है, ये ध्यान रखें। और वकीम चंद की अगर कहा जाए, हम आनंद मठ के बाद दूसरी सबसे प्रसिद्ध रचना को ढूंढना चाहें तो दुर्गेश नंदिनी ही आता। ठीक है, इसमें भी एग्जैक्टली क्या है कि उस समय के मतलब 19th सेंचुरी ना, 1860-70 के आसपास का जो समय है, उस समय की स्थिति को जो है वो समझाया गया, मुगल पीरियड की भी कहानियां इसमें दी गई। बाकी आप कभी यूट्यूब पे टाइप करिएगा दुर्गेश नंदिनी टीवी सीरियल तो आपको आंसर आसानी से जो है वो मिल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और कई फिल्में भी बन चुकी हैं, ये तो छोड़ो, दुर्गेश नंदिनी तो टीवी सीरियल तो आए आए, पिक्चरें भी बन चुकी हैं। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने? अब राजा राम मोहन रॉय तो कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी तो जो है अगर कहा, जब तक वो ब्रह्म समाज में थे, फिर वो ब्रिस्टल में उनकी डेथ हो गई। जब वो ब्रिटेन गए थे ब्रिस्टल, तो ये अकबर सेकंड ने कहा था ना कि यार मेरी थोड़ी पेंशन बढ़वा देना, मैं तुम्हें राजा का टाइटल दे देता हूँ। वही उनकी डेथ हो गई। एन जी चंद्रवारकर, मतलब इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे? देखो, महादेव गोविंद रानड़े को तो हटा ही दिया होगा आपने, महाराष्ट्र से जोड़ लो। एम जी चंद्रवर्कर भी अगर आपने थोड़ा बहुत अगर कहा जाए पढ़ा होगा तो वो भी महाराष्ट्र से हो गए, दो तो महाराष्ट्र के हो गए, बचे दो, राजा राम मोहन रॉय और देवेंद्र नाथ। अब राजा राम मोहन रॉय तो कर नहीं सकते क्योंकि उनकी तो डेथ हो गई, उनके बाद ब्रह्म समाज चला रहे थे देवेंद्र नाथ टैगोर, उनने इसको उनको अपॉइंट कर दिया। यहाँ पर गांधी जी किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का वो किया था? तो असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
एक्चुअली ये घटना ऐसे भी, सब 100 साल की घटना है ना, 1920, 21, 22, 23, 24, 25 की आप याद कर लो। प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे भारत 1921। आप कैसे टाइप करो, प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 इंडिया विजिट। उनके विरोध में जबरदस्त रॉयट भी हुए थे, रॉयट। फिर गांधी जी ने कहा कि हमको मतलब शांतिपूर्ण जो है वो करना है, मतलब आंदोलन करना है। उस समय जो है अगर कहा जाए ये रहा। फिर आता है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा का किस भाग से। एक्चुअल क्या था कि मौर्यकाल में जो पूरा जो जुडिशरी थी, तो दो तरह के कोर्ट थे ना, एक धर्मस्थी, ठीक है, मतलब, और एक थे कंटक शोधन, जो आंख फोड़ देना, जीभ काट देना, हाथ काट देना, ये सब कंटक शोधन कोर्ट करते। तो ये कोर्ट बड़े स्तर पर थे। इन्हीं के नीचे अगर हम जैसे गांव के समूहों के स्तर पर देखें तो वहां पर प्रतिष्ठा नाम के अधिकारी होते थे, जो न्याय विधान को देखा करते थे। मतलब उनका काम भी न्याय विधान को ही देखना था, ऐसा नहीं कि वो न्याय विधान से कहीं अलग कोई पोस्ट जो है वो होती थी। तो इस तरह से अगर टेक्निकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम ये मान सकते हैं कि मौर्य काल के अंदर अशोक ने भी जो अगर कहा जाए कि इसका उल्लेख जो है मिला, तो एक ऑफिसर जैसी पोस्ट भी थी। बट मेन था जुडिशरी से जो इनको जोड़ना, जो मतलब अगर कहा जाए जो व्यवस्था थी। हालांकि कई जगह आपको एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें रेवेन्यू से भी जुड़ा हुआ मिल जाता है, बट प्रतिष्ठा टेक्निकली तो न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए थे। रही बात के एम पाणीकर, तो भैया मुझे नहीं मालूम, ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो फिर बाद में आंसर करेंगे। ये सब बेबुनियादी जो क्वेश्चन पूछ लेते एक आध पीएससी तो उठाती जे, पता नहीं कहाँ कहाँ से हर साल उसको थोड़े से ऐसे तमाशा करने की आदत है। आड़े तेड़े स्टेटमेंट लाखों हैं ऐसे, कितने स्टेटमेंट कोई याद करेगा, लाखों यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। हर साल वो 10th क्लास की, आप खुद अपने स्तर पे डाउनलोड कर लेना। ये 10th क्लास की हर साल इसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये खुली हुई है 10th क्लास की। अगर आपको याद हो पिछले साल ये धात्विक खनिज वाला एक क्वेश्चन आया था। अब अगर हम इसमें देखें तो मैग्नीज में तो जो अगर कहा, ये कुछ मैं यहाँ दिखा देता हूँ, अभी वो वाले दिखा देता हूँ फिर बाद में। बॉक्साइट में आपको दिख रहा है ये एक तरफा 65% जो है वो अगर कहा जाए उड़ीसा है, तो उसमें तो वो एक तरफे ही चला गया उड़ीसा। यहाँ पर अगर कहा जाए सबसे बड़ा भंडार है ना, तो ये उड़ीसा। अगला है, मतलब आप खुद इसको देख लेना अपने स्तर पर, एनसीईआरटी पे जाना, 10th क्लास में जाना, 10th क्लास के अंदर ये बुक मिल जाएगी आपको। इसमें पूरे मिनरल्स का स्टेट वाइज, ये मतलब अगर कहा जाए भले ही पुराना आंकड़ा है, बट इतना भी ज्यादा वेरिएशन नहीं आ जाता कि कोई जो है वो अगर कहा जाए 65% को जो है झारखंड जो है चेस करके जो है वो आगे निकल जाएगा। जहाँ वेरिएशन बहुत है वहाँ वेरिएशन है, मतलब अगर कहा जाए जैसे मैग्नीज में हम हैं तो हैं, कोई वो बात नहीं, फर्स्ट है तो फर्स्ट ही है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये बात यहाँ पर आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट से प्रकट होती है उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। अल नीनो जो है अगर कहा जाए भारतीय मानसून को कमजोर करती है, ये भी सही है। अल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती, ये गलत है, प्रतिवर्ष नहीं होती, 3-4 साल के अंदर फिनोमिना है ये, हर साल तो होगा नहीं। अगर हर साल होगा तो हमारा मानसून क्या हर साल ही कमजोर हो जाएगा। और ला लीनो भारतीय मानसून को मजबूत करती है, तो सी है, प्रतिवर्ष नहीं घटता। 2021-22 में भारत में चावल वाला कौन सा है, तो ऑलमोस्ट पश्चिम बंगाल। अभी कल परसों इकोनॉमिक सर्वे पे चार्ट दिखाया था मैंने। ठीक है, मतलब अगर कहा जाए मैंने ये यहाँ पर कहीं हटा दिया, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया था कि वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। यहाँ पर प्रोडक्शन में आपको दिख रहा होगा टोटल, है ना, तो ये तो बन ही गया होगा सबसे, उम्मीद है जिनने देखा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो ये तो ऑलमोस्ट किसी का गलत नहीं गया होगा। क्यों नहीं गया होगा, क्योंकि जब भी हम भारत की टॉप 10 रिवर्स में पढ़ते हैं तो 5वें नंबर पे हमारी नर्मदा आती है, 5वें नंबर है ना, गंगा गोदावरी कृष्णा के बाद गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना फिर नर्मदा। तो जब हमारी 5वीं नदी नर्मदा है, उसमें गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना है, तो फिर तो बचे ही नहीं कि ये तीन कहाँ से आएंगी। ताप्ती बहुत छोटी है, 724 किलोमीटर लंबी है। सोन भी अगर कहा जाए कि छोटी नदी है यहाँ पर। जो अगर कहा जाए कि कावेरी, कावेरी भी बहुत छोटी है, लगभग मोटा मोटा माने तो 800 किलोमीटर के आसपास कावेरी, तो ये तो सही गया ही होगा मुझे लगता है। फिर अगला है कि 2021 में कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था। हम इसमें से एक्चुअल क्या है ना, उसने क्वेश्चन बहुत पुराना पूछ लिया ये, मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन पूछ लिया। बट इसको एलिमिनेट भी कर सकता था स्टूडेंट, चाहता तो। एलिमिनेट करने का तरीका है, जैसे मिचोंग दिख रहा है ना, अब अपने को मालूम है कि यार मिचोंग तो अभी आया है 2023 में। तो जब 2023 में मिचोंग आया तो सीधी सी बात है कि 2021 में तो आ नहीं सकता। यानी हम एक ये भी ढूंढे कि हम वहां पर मतलब जैसे अपन एकदम हार जाएं,
तो एकदम हारने से अच्छा है कि अपन दिमाग लगाएं कि हाँ यार, ये मिचोंग और तेज ये सब जो है वो ये तो अभी आए हुए हैं, तो इससे अपन जो है वो अगर कहा जाए सोच सकते हैं। ये अगर हम जो है अगर कहा जाए करें तो काफी जो है वो हमको मेरे हिसाब से हेल्प हो जाती है इस तरह की। बाकी इसका आंसर जो है वो है ये तो है। ठीक है, बी वाला आंसर इसका। अब लिखा है अवरोही क्रम में जो है अगर यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि घटते से बढ़ता, मतलब कम से ज्यादा पर जाना है, तो सबसे ऊंची तो जो है वो अगर कहा जाए अन्ना मुंडई है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, आप आसानी से कर सकते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के राज्यों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। मैंने अभी पता नहीं उस दिन शायद आप लोगों को दिखाया भी था कि जब ये मैं आपको ओरिजिनल दिखा रहा था तो मैंने ये बोला था कि ये जनसंख्या घनत्व और ये वाला टॉपिक इस बार नए तरीके से उन्होंने क्या करा है, जोड़ा है। तो जो टॉपिक नए तरीके से जुड़ता है उस पर कोई क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। तो यहाँ अगर हम ये जाएं कि बकायदा ये पॉपुलेशन डेंसिटी पर जाएं, तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की 17। हर साल इसी से आ रहे हैं क्वेश्चन। अभी पिछली बार वो जो आया था क्वेश्चन नेगेटिव वाला, नागालैंड वाला, जो ये ऊपर चले जाओ, ये यहाँ ये देखो, ये डिकेडल ग्रोथ में ये यहाँ से इस ये वाला, इससे पहले वाले में पूछा था उसने ये नागालैंड माइनस वाला जो है। अब उसने जस्ट एक कदम खसका के नीचे वाले से पूछ लिया। तो अब हमें दिख रहा है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा है यहाँ पर, और अगर कहा जाए कि अरुणाचल में सबसे कम है। ये मैंने आपको शायद बताया भी, पता नहीं मेरे क्लास वालों को बताया, आपको बताया, करा है डिस्कशन। अरुणाचल वैसे सबका सही हुआ होगा क्योंकि वन लाइन फैक्ट में ये है, और सबका ठीक ही गया होगा। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्या कहता है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये अभी अपन डिस्कशन कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश में मिलेट मोटे अनाज को प्रोत्साहित करती, बिल्कुल सही है। ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगी, ये भी सही है। भाई मोटा अनाज कहीं भी लगाओ वहां लागू तो होगी होगी। और ये योजना 2023-24 से 25-26, ये गलत है ना, एक और दो सही है। क्योंकि देखो जब अभी तो लाई है सरकार, है ना, ये अभी नए मुख्यमंत्री जी का पहला इनिशिएटिव है। तो 23 में तो अपन दिमाग ही ना लगा, है ना। तो ये लिखा है यहाँ पर देखो 12 फरवरी का है। और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहीं नहीं लिखा है इसमें। ये लिखा हुआ है कि जनवरी 3 जनवरी को जबलपुर में हुई पहली कैबिनेट बैठक के योजना का प्रस्ताव पारित हुआ। जब अभी हुआ है 2024 में, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो वो तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो आपके लिंक हो गए, समझ पड़ गया होगा। फिर वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा, ये प्रश्न आपके लिए सीखने का मौका है। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, अपडेटेड रहिए। हालांकि इसका आंसर सुधा मूर्ति, मतलब ये न्यूज में है अभी। ऐसे भी सुधा मूर्ति बहुत ज्यादा चर्चा में है यहाँ पर, ये देखो। और सेम जो अगर कहा जाए आप ऊपर जाओगे तो ये यहाँ पर लिखा है 12th नॉमिनेटेड मेंबर अपर हाउस सिक्स जो है सुधा मूर्ति, ये लिखा हो। ये इंडियन एक्सप्रेस में बकायदा एक पूरा के पूरा आर्टिकल है। ठीक है, तो मतलब इसके लिए अब हमको थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा काम। मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी, ये तो प्राची यादव है ऑलमोस्ट। जब आपने ये सबका ही सही किया होगा, क्योंकि जब हम स्पोर्ट अवार्ड को देखते हैं, ये स्पोर्ट अवार्ड का लिस्ट है इस बार का, पीआईबी के ऊपर देखा करो, सबसे सही सटीक आता है। और अगर आप एग्री कर जाओगे तो मैं आप लोगों को वीकली ये सब पढ़ाने भी लगूंगा पीआईबी से जो है वो, अगर कहा जाए क्या होता है ना, मैं इसलिए थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, फॉलो तो करते नहीं बच्चे मुझे। 200-400 लोग देखते हैं, और क्या है कि वो सब चीजें वन लाइन में चाहिए, और वन लाइन के अंदर में पढ़ा नहीं पाता। अब यही बच्चा सोचे कि 10 मिनट में आंसर की बना दो, आप इस आंसर की को देखो और कहीं और जो आंसर की उससे मिलाओगे तो समझ पड़ेगा कि चीजें कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर तो मध्य प्रदेश से प्राची यादव पैरा कैनोइंग लिखा हुआ है, तो ये तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सभी का सही होगा, ये मैं मान सकता हूँ। फिर निम्नलिखित में से पारंपरिक मार्च, तो इस बार के हमारे जो अगर कहा जाए कि जो पद्मश्री विजेता हैं उनकी लिस्ट आपने देखी होगी। जैसे ये अभी जस्ट बगल में मैं आपको पद्मश्री दिखा रहा हूँ, ये हमारे पद्मश्री अवार्डी की लिस्ट है। अब इसमें तो एक यानी पहले से ही अपन 2 मिनट, क्योंकि आगे के एग्जाम में भी काम आ जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि ये जो है अपन आंसर शीट में ला रहे हैं तो बाकी एग्जाम को छोड़ दें। पहला नाम है कालू राम जो है वो बमणिया। कालू राम बमनिया का नाम ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि कबीर गायन में बहुत बड़ा नाम है। ये जितना भी फोटो में दिख रहा होगा, इमेज पे चले आओ, ये कबीर गायन में आपको दिख रहा है। बहुत फेमस जो है वो अगर कहा जाए, कबीर गायन को इन्होंने पहचान जो है वो दिलाई, ये पहला हो गया। फिर नीचे दूसरा मतलब मध्य प्रदेश के अपन ले रहे हैं, बाकी राज्यों से हमको अभी कोई इसमें नहीं। अगर हम थोड़ा सा यहाँ चले जाए तो ये सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मालूम है। ठीक है, पैरा स्विमिंग में एक बहुत बड़ा नाम है, मतलब इंग्लिश चैनल, आप सोचो पैरा स्विमर इंग्लिश चैनल तैयार कर पार कर रहा है, तो फिर तो क्या बात बचती। प्रधानमंत्री जी खुद जो है अगर कहा जाए ट्वीट किया था इनके लिए। तो ये आपको दिख रहे होंगे, पैरा स्विमर है, और मतलब एक आइडेंटिटी है मध्य प्रदेश की।
तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो हमारे लिए। फिर इसी में थोड़ा सा और नीचे जाएं यहाँ पे, अगले के ऊपर, मतलब एमपी एमपी का तो मैं रिवाइज करा ही दे रहा हूँ साथ में। यहाँ पर भगवती लाल राजपूत साहित्य लिखा हुआ है, तो अच्छे खासा जो है अगर कहा जाए कि किताबें उन्होंने लिखी हैं। और हलकारो बादल तो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो अगर कहा जाए आपने पढ़ी भी होगी ये, मतलब। और ओम प्रकाश शर्मा, माच को एक्चुअल जो है वो अगर कहा जाए, ये लिखा ना कौन है ओम प्रकाश शर्मा जिन्होंने 200 साल पुरानी माच परंपरा को, कल ही मैंने टेस्ट बनाया था अपने बच्चों का, उसमें ये दोनों तीनों क्वेश्चन मैंने दिए थे। तो मुझे याद आया कि जिसने दे दिया होगा वो करंट का टेस्ट, वो जीत गया। नहीं दिया होगा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता यहाँ पर। तो ये तो इस तरह से मार्च के लिए ओम प्रकाश हो गया ना। सांख्यिकी 2023 पुरस्कार बहुत फेमस है। ठीक है, कलमपुडी राधा कृष्णन राव बहुत सारे अगर कहा जाए टीचरों ने आपको यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाया होगा, उन्होंने बताया ही है ये। 2024 में अगर कहा जाए डी गुणेश, तो अभी अभी ही चर्चा में, बिल्कुल अभी का ही। यानी इसमें कुछ ऐसा नहीं कि ये अभी नहीं, आप डी गुणेश टाइप करोगे पहली लाइन में लिखा मिल जाएगा। और लम्हेटा, कोई भी बच्चा अगर मान के चलो मतलब जबलपुर का होगा, तो उसने लम्हेटा का नाम सुना होगा। लम्हेटा एग्जैक्टली जबलपुर में एक गांव है, और वहां पर जियो पार्क, और चलो ना मालूम, भारत का पहला जियो पार्क, ये भी सब टीचरों ने ही बताया होगा। मैंने ही जब मेरे बच्चों को बताया तो बाकी ने भी जो बताया होगा कि जियो पार्क की स्थापना हो रही है तो जबलपुर में। तो इस पेज पे तो करंट में तो कोई ऐसा टफ क्वेश्चन उसने नहीं पूछा कि हमको परेशानी हो, है ना। अब अगला है, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत का रोकपार, ये 100% सबका ही सही गया होगा, क्योंकि न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानवालकर जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, है ना। तो चीफ जस्टिस के पद पर रहे मध्य प्रदेश, तो जो आदमी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर रहा हो, अगर वो कहीं जाएगा तो प्रश्न है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, अभी मोहन यादव जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि यहाँ डलवाएंगे, लगवाएंगे वैदिक घड़ी, काफी चर्चा में। आप कहीं भी अगर इंटरनेट पे ऐसे टाइप कर लेंगे कीवर्ड, ये दुनिया की पहली घड़ी जो है अगर कहा जाए, ये लिखा उज्जैन में लगेगी, ये है। एक्चुअली ये अभी जो है वो चर्चा में है। ये लिखा ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 के दिन गुरुवार को उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया। ये उज्जैन में लगी। एक्चुअल इसके पीछे का भी तर्क मैं बता दूं। उज्जैन को अपन बोलते हैं महाकाल, महाकाल काल मतलब टाइम ही होता है, स्कूल में होता है ना कालखंड। तो ये माना जाता था कि जिसको दुनिया ग्रीनविच बोलती है ना, कि यार हाँ एक 0 डिग्री है, वहां से दुनिया का टाइम निर्धारित होता है, हम उससे 5.5 घंटे जो है वो प्लस हैं या आगे हैं। तो टेक्निकली माना जाता था पहले कि जो पृथ्वी है जहां से हम उसको बीच से अगर देख रहे हैं तो वो उज्जैन, ये माना जाता है। शायद इसी को परिभाषित करने के लिए यहाँ पर। तो ये वाला तो बन ही गया होगा। जनवरी से मार्च 2024 में इंग्लैंड वाला, इसमें एक्चुअल ये मैं अभी अपने बच्चों को वो पढ़ा रहा था स्पोर्ट, तो मैंने इसको ऐसे सरसरी नजर से आगे बढ़ा दिया, मैंने बताया भी नहीं। पर थोड़ा बहुत अगर स्पोर्ट का किसी को आइडिया होगा, स्पोर्ट खेलता होगा, इस टेस्ट की बहुत अच्छी खासियत थी। इसमें पहला टेस्ट जीता था जो है वो इंग्लैंड ने। अब जब पहला जीता तो ये लग गया कि अब मतलब ये कि यार इंडिया जीतेगी, उसके बाद कंटिन्यू 4 हमने जीते, मतलब 4-1 से श्रृंखला जीती हमने। कभी आप देखोगे तो पहला इंग्लैंड का, बाकी 4 हमारे। फिर अगला आता है कि ये इसको मैच करना है, तो अब देखो इसको भी फ्री फोकट का क्वेश्चन है। पिछले साल जो पीएससी का पेपर आया था ना, मुराद अली आ चुका है महू वाला क्वेश्चन, आप देखना है ना, शेख रमजान मुराद अली ये क्वेश्चन पूछे जा चुके, राजा अख्तर वाली भी ये भी आ चुका है यहाँ पर। तो अब मुराद अली से ले लें तो या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा, है ना, तीसरा भी मैच हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब बचे 2। तो राजा मर्दन सिंह, एग्जैक्टली इसमें भी कंफ्यूजन हो गया, राजा मर्दन सिंह बानपुर से थे। ठीक है, यानी उनको ललितपुर जो है उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहां बानपुर से थे, भानपुर से नहीं थे। तो ये हो सकता है कि ऑब्जेक्शन में चले जाए कि वहां भानपुर लिखा हुआ है, हम कंफ्यूज हो गए, बानपुर की बात हो रही है। तो ए का 2 है। राजा दौलत सिंह नेमावर से थे, ये साफ है। नेमावर बहुत फेमस, बहुत ही फेमस नर्मदा नदी का किनारा घाट है। कोई नर्मदा नदी के आसपास वाला बेल्ट होगा ना, तो हरदा और जो है अगर कहा जाए देवास में, 2 आमने सामने, एक हंडिया और एक नेमावर, 2 नर्मदा के किनारे बहुत फेमस। तो इस तरह से एक तो राजा दौलत सिंह, ये वाला भी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी। तो आंसर आपको मिल गया, राजा मर्दन सिंह पहला यानी बानपुर। ठीक है, फिर राजा मर्दन सिंह के बाद जो है अगर कहा जाए दौलत सिंह नेमावर, यानी 2 1 3 4। फिर अगले आते हैं, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ जो है वो अगर कहा जाए तो अग्नि पुराण में मिलता है। अभी वो ये जो महाराज है ना, क्या नाम उनका, सीहोर वाले जो महाराज है बहुत फेमस है, अभी क्या नाम, प्रदीश मिश्रा। वो तो कई बार इसको सुनाते भी है नर्मदा जो है वो महत्व को। तो अग्नि पुराण में ये जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं ना हम लोग,
मतलब लोग जाते हैं ना कि अमरकंटक से जाएंगे और फिर जो है वो गुजरात से जो है अगर कहा जाए कि भड़ूस से होते हुए वापस पूरा आएंगे घूम के, उसका जो महत्व है एक्चुअल वो अग्नि पुराण में पहली बार अग्नि पुराण के अंदर ही है। अग्नि पुराण के अंदर आप देखो तो अग्नि देवता उसमें कहते हैं कि नर्मदा जो है अगर कहा जाए उसमें अग्नि पुराण में एक बहुत अच्छी बात लिखी, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नर्मदापुरम का हूँ, मतलब मैं रहने वाला हूँ। तो उसमें ये लिखा हुआ है अग्नि पुराण के अंदर कि गंगा नदी में स्नान करना पड़ेगा आपको, तब जाके कहीं आपको पवित्रता मिलेगी या पवित्र होगी, लेकिन केवल नर्मदा को देख लो तो जो है अगर कहा जाए पवित्र हो जाओगे। नर्मदा के दर्शन से ही सब जो है वो पाप में मिट जाते हैं, ये अग्नि पुराण में खुद अग्निदेव बोल रहे हैं। तो वो तो मेरे हिसाब से आपको पता चली गया होगा। ताम्र पाषाण कालीन स्थल काय था, सबको मालूम है 12 मील की जन्मस्थली है, उज्जैन के पास पड़ता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पहले भी पीएससी पूछ चुकी है। अब अपना अगले के ऊपर आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो ये तो सबका ही सही गया होगा ना, घाटी गांव। अब देखो घाटी गांव जो है वो ग्वालियर के आसपास फैला हुआ है। अभी पिछले 6-8 महीने से वो चीते जो है वो शिवपुर से निकल के घाटी गांव से राजस्थान तक चले गए। तो वो भी आ रहा है कि घाटी गांव को में भी जो है वो विस्तार किया जाए या शिवपुरी में भी विस्तार किया जाए। मतलब आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। शंकर राव पंडित ये भी बिल्कुल करेंट से। अभी ग्वालियर को अपन ने म्यूजिकल सिटी का दर्जा दिला दिया। अगर आप मध्य प्रदेश में दो घराने पढ़ो, एक है इंदौर घराना, उस्ताद आमिर खां। वो पिक्चर हंगामा देखी थी मैंने, उसमें बोलता है ना आमिर खां को सुनता रहता है वो परेश रावल, तो बोलते हैं कि आमिर खां से हमको भी मिलवाना। पर वो आमिर खां बहुत बड़े वोकलिस्ट थे इंदौर में। सेम अगर आप जो है अगर कहा जाए मतलब शंकर राव पंडित के बारे में पढ़ोगे कहीं, तो आपको पता चलेगा उनको शंकर राव पंडित बोलते, वैसे तो उनका नाम कृष्ण राव शंकर जो है वो पंडित था। वो एग्जैक्टली ख्याल गायकी में एक बहुत बड़ा नाम थे, यानी मतलब मैं कह सकता हूँ कि ग्वालियर घराने को खड़ा करने में उनका एक बहुत बड़ा जो है वो अगर कहा जाए कंट्रीब्यूशन जो है वो माना जाता है। तो शंकर राव पंडित क्यों आ गया, वोकलिस्ट आप सुन भी सकते हो, यानी दो वोकलिस्ट तो मध्य प्रदेश के आपको तीन तो याद ही रखना। एक देवास, ठीक है, उसका नाम अब नाम मैं बताऊं आप सब जो है अगर कुमार गंधर्व जो है वो अगर कहा जाए, वो एक ऐसे गायक कि आप सोच नहीं सकते। जिस गले के लिए वो यहाँ आए थे उस गले के कारण ही उनको बाद में तकलीफें रही। मतलब वो थे तो यहाँ के नहीं, लेकिन आबो हवा बदलने के लिए यहाँ के रहने लगे थे। तो ये क्वेश्चन करंट से कनेक्ट है, ऊपर के दोनों क्वेश्चन करंट से कनेक्ट है, ये भी करंट में ही है और ये भी करंट में ही। गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार एक्चुअली ये तो बड़ा कठिन है। मतलब ढूंढना पड़ेगा कि लोकनाट्य में सूत्रधार गम्मत में क्या होता है, मुझे भी नहीं मालूम, देखेंगे। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल तो ये तो फेमस है। ठीक है, धार जाओगे मतलब देखो मध्य प्रदेश में 7-8 ही एक जैन तीर्थ स्थल फेमस है, जिनमें से मोहनखेड़ा भी एक फेमस जो है अगर कहा जाए दीन जैन तीर्थ स्थल में आता है, और धार जिले के अंदर पड़ता है। कभी भी आप धार डिस्ट्रिक्ट, इसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट भी फॉलो करो। मतलब अगर आप ऐसे सिंपल टाइप कर लो, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप चले जाओ धार मतलब आप थोड़ा सा आदत बनाइए, डिस्ट्रिक्टों को भी पढ़िए आप। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन पे भी बहुत सारी चीजें अच्छी मिलेंगी, हम तो अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि ये करें। इसमें जब आप धार डिस्ट्रिक्ट पे जाओगे और इसमें जब टूरिज्म पे जाओगे, पर्यटन स्थलों पे जाओगे, तो इसमें ये आपको देखो ये यहाँ पर ये पर्यटन, अरे यार, ये मोहनखेड़ा जैन तीर्थ ये पर्यटन स्थल दिख रहा है। पूरा स्टोरी मिल जाएगी, कब बना क्या बना। थोड़ा धीरे धीरे आदत में डालो। यहाँ पर तो ये लिखा ना कि वर्ष 1884 में मोहनखेड़ा में भगवान आदिनाथ का मूल नायक बनकर जो है मंदिर का निर्माण करा, ये जो है वो आ सकता है। फिर अगले पे आ जाते हैं कुमार गुप्त के और बंधु वर्मन के 10पुर अभिलेख के बारे में कौन सा कथन करता है। इस अभिलेख से मतलब देखो ये पूरा की पूरा पिछले साल की उठा लिया, 3 साल से उसको अच्छा लग रहा पता नहीं क्यों। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अब कि कोई चीज अच्छी लगने लगे, वो वाली बात है यहाँ पर। तो ये अच्छी लगने वाली बात जो है वो यहाँ मतलब जो है वो हो गई। तो सबसे पहले इस अभिलेख की में सूर्य मंदिर का निर्माण, ये सही है। ये भारत में विज्ञापन का प्राचीन साक्ष्य, ये सही है। दोनों क्वेश्चन पीएससी पूछ चुकी है। इस अभिलेख को दशपुर के पश्चिम में, ये भी सही है। इस अभिलेख की रचना भवभूति ने करी है, ये गलत है क्योंकि ये वत्स भट्टी का है। और इसी अभिलेख से जुड़ा हुआ वासुल का अभिलेख है मंदसौर में, वो भी वही है अगर कहा है। जो नीचे दो क्वेश्चन एक साथ उठा लिए उसने, वहां भी तुक्के से आंसर तक जा सकते थे। कोवर तो ऑलमोस्ट मालूम है कि वैवाहिक अनुष्ठान पे भित्ति चित्र है, फेमस है। यशोवर्मन का, अब इसमें भी आप आसानी से जो है अगर कहा जाए मतलब क्वेश्चन के अंदर तक जा सकते थे आसानी से। पहले तो इसमें मतलब देखो क्या मतलब अपन जाएंगे कैसे ये भी देखना है।
जैसे यशोधर्मन वाला यानी जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है, ये वत्स भट्टी का माना जाता है। अब चूंकि अगर कहा जाए कि वत्स भट्टी तो है ही नहीं यहाँ पर, तो फिर हम देखें कि कौन, जो अगर कहा जाए कि किसका नाम दिया है, तो अब तीन है। कवि मदन, कवि मदन तो ऐसा कोई नाम ही नहीं समझ पड़ रहा कि अगर कहा जाए कि मतलब उस जमाने में बहुत ज्यादा कोई फेमस जो है हो रहा हो। दूसरा अगर कहा जाए वासुल कवि, कक और रवि कीर्ति। अब वासुल और मतलब देखो, कवि वर्धन तो हटा ही दो, कक भी समझ नहीं पड़ रहा, वासुल का उल्लेख मिलता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो वत्स भट्टी था, उसी का नाम जो है अगर कहा जाए वासुल था। यानी वत्स भट्टी ने जो है वो मंसूर इंस्क्रिप्शन लिखा, ये मतलब इसमें मालवा संवत का भी उल्लेख है, और ये गुप्त काल का एक बहुत चर्चित इंस्क्रिप्शन माना जाता है। फिर इसी के ऊपर कहा जाता है कि जब गुप्त काल का पतन हो रहा था, तोरामन ने और उसके बेटे मिहिर कुल ने ये जो सागर के आसपास, सतना के आसपास का पूरा बेल्ट कैप्चर कर लिया। अकॉर्डिंग टू 510, 510 ईस्वी का, ये क्या नाम है इसका, अरे ये एरन इंस्क्रिप्शन, उसमें गोपराज का उल्लेख है ना। तो ये भानुगुप्त नाम के राजा थे, गुप्त उनके सेनापति थे गोपराज। वो उनकी मृत्यु हो गई, यानी लड़ते हुए, तो उनकी वाइफ सती हो गई। फिर ये तोरामण का लड़का मीरकुल आगे बढ़ा था, और इसको ओलिकर राजा जो अगर कहा जाए कि यशोधर्मन ने रोक लिया था। वो जानकारी आपको ये इसमें मिलती। तो इसमें वासुल मतलब आप तुक्के से भी अगर जाते, सपोज मान के चलो आप को नहीं समझ पड़ रहा कि भाई मैं कैसे जो अगर कहा जाए कि इसमें आंसर तक जो है वो जाऊंगा, तो आप आसानी से वासुल कवि तक जो है वो जा सकते थे। क्यों? क्यों? क्योंकि अच्छा हाँ, एक और चीज, रवि कीर्ति, जिसने थोड़ा भी इतिहास पढ़ा हो, देखो यहाँ तो एलिमिनेट कैसे कर रहे हो अपन, कवि मदन सुना ही नहीं, कक समझ नहीं पड़ रहा कुछ। अब दो बच रहे हैं, वासुल कवि या रवि कीर्ति। अब जिसने थोड़ी सी भी इतिहास पढ़ी, उसको मालूम होगा कि जब हर्षवर्धन अपने शासन काल में दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, तो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड ने इसको नर्मदा के किनारे हराया था। और ये उल्लेख मिलता है एहोल इंस्क्रिप्शन पर। एहोल इंस्क्रिप्शन लिखा था रवि कीर्ति ने। तो पुलकेशिन सेकंड का तो रवि कीर्ति तो चले गए, अपन दक्षिण चले जाओ, यानी महाराष्ट्र नासिक के आसपास की बेल्ट वहां। तो आसानी से देखो प्रश्न, अगर किसी से नहीं बन रहा तो एलिमिनेट कैसे करोगे, ऐसे करोगे। तो ये पूरा पेपर मैंने आपको विथ डिस्क्रिप्शन समझाने की कोशिश करी, कहाँ से प्रश्न आए। पूरी बात में आपको एक चीज समझ पड़ गई होगी, अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं, पीआईबी को फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं, तो पेपर पूरा आपके हाथ में है। इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ रहे हैं तो पेपर आपके हाथ में है। और आप केवल अगर कहा जाए, ठीक है, कुएं के मेंढक बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने संसाधन है कि हमको कोई पका पकाया संसाधन दे दे, तो फिर कठिन काम है भैया। सभी को धन्यवाद, ईश्वर करेगी आप सबको सफलता मिले, कुछ अच्छा हो। प्लीज, ठीक है, कट ऑफ के लिए मैसेज मत कीजिएगा। मैं कट ऑफ के ऊपर कोई प्रोडिक्शन नहीं कर पाता, मतलब मैंने आज तक कभी कट ऑफ नहीं बता पाया, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए। मैं अब आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, देखिए मैं मोटिवेट हो गया तो मैं आपको भी खींच के लेके जाऊंगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है ना। जिनने इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो नहीं देखे अभी आने वाले एग्जाम के लिए, वो जरूर देखें। आज के पेपर में काफी हेल्प हुई होगी उनको, उनसे। धन्यवाद सभी को। चलिए ठीक, थैंक यू।